तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं सर स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पर। आशा है आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबके सब जल्दी आ जाओ क्योंकि आज की क्लास होने वाली है जानदार, जबरदस्त और मस्त। और एक बात ध्यान से सुनना, कान खोल करके। बात यह है, ये जो चैप्टर है आपको लग रहा है कि अरे आम चैप्टर है, जैव प्रक्रम ही तो है, हाँ ठीक है मैं देख लूंगा। लेकिन ये केवल एक ऐसा चैप्टर है, पूरे जीव विज्ञान के सेक्शन की बात करूं तो ये वो चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये लॉन्ग वाले, इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न भरे पड़े हैं, लॉन्ग आंसर वाले सबसे ज्यादा इसी में भरे पड़े हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है, चैप्टर तो चलो मान लिया मैं बहुत बड़ा पढ़ा, लेकिन चैप्टर चल मान लिया बहुत बड़ा है, तो तैयार कैसे करें? क्योंकि ये पूरी का पूरा थ्योरी से है। रक्त परिसंचरण तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, फिर उत्सर्जन तंत्र हो, तमाम चीजें ना बवाल की चीजें भरी पड़ी हैं। और साथ साथ में इनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या है, फलाना ढिमाका सब कुछ भरा पड़ा है। तो कैसे इसको अच्छे से याद करें ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए? तो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो, जितने दोस्त यार उन सभी को बुला लाओ कि भैया अब क्लास स्टार्ट हो चुकी, चुपचाप चल के पढ़ लो, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आने वाला है। तो क्या क्लास स्टार्ट की जाए? सभी एक बार बच्चे दिल भेज के बता दो, लाल वाला दिल इतना कमेंट करो कि लग जाए कि हाँ यहां पे क्लास स्टार्ट हो रही है। जी जान लगा दो बेटा, हाँ आज थोड़ा सा क्लास डिले हो गई है, बस हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब बात देखो यार, आज की क्लास की शुरुआत थोड़ा सा मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि ऑलरेडी 2018 से लेकर 24 तक आए हुए प्रश्न हैं उनसे करना चाह रहा हूं, ताकि हम इस बात को समझ सके कि हमारा कितना तैयार है, कितना भी तैयार नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। ये दिल देख करके ना, मेरा जो दिल है ना वो फुदक रहा है कि ओ माय गॉड राज सर, लाल लाल चल निकल बाहर यानी फुल ऑफ द एनर्जी भरी पड़ी है। अब हम लोग चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न आपके खिदमत में हाजिर है कि भैया क्या है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? अब हम ये देखने वाले हैं कि भैया चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि प्रकाश, भाई टाइमर मैं लगा देता हूं बेटा, इसके लिए तो आप लोग थोड़ा सा तैयार रहो। हाँ, माइक ऑन है देखो भाई, जो अभी किया फिर से अभी देख ले यार एक बार। ओके, जल्दी बताओ इसका पहला आंसर क्या होगा? कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो अंतिम उत्पाद से तात्पर्य सबसे आखिरी में क्या बनेगा? क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद का मतलब समझो कि सबसे लास्ट वाला मटेरियल। हो गया टाइम भाई, सबसे अंतिम उत्पाद। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है ना, जो सबसे आखिरी में बनता है वो क्या है भैया? अरे स्टार्च, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। अब कहोगे सर विटामिन, अरे भैया ये हमारे शरीर में होता है, इसका यहाँ पे कोई लेना देना। अच्छा, फैट, वसा पाया जाएगा। अगर वसा इनमें पाए जाने लगे ना तो पेड़ पौधे भी, किसी की तोंद निकल आए, कोई हड्डे कट बेड़ू अलग लेवल है, तो दुनिया भर की चीजें ऐसे आती रहेंगी। फिर प्रोटीन, ना ना ना, क्या? ऑप्शन ए स्टार्च। और ये स्टार्च क्या है? ये है भैया हमारा ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। हम लोग कह रहे C6 से H12O6। और कभी ये कार्बोहाइड्रेट भी लिख दिया जाए, क्या कभी यहां पे कार्बोहाइड्रेट लिख दें तो परेशान होना कि सर हम ना मानेंगे सर, कार्बोहाइड्रेट क्या? मुद्दा वही आएगा। ठीक है, तो ये स्टार्च भी क्या है? अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है कहां से? देखो, डाइजेशन हम जानते हैं कि भैया हमारे मुख से लेकर के गुदा द्वार तक होता है।
पूरा पाचन तंत्र पूरा सिस्टम है, लेकिन कह रहा है कि भैया पाचन क्रिया प्रक्रिया प्रारंभ कहां से होती है, स्टार्ट कहां से होगी, मतलब शुरुआत कहां से होगी, ये पूछ रहा है। क्या अमाशय से, मुख से, छोटी आंत, बड़ी आंत? कुछ कहेंगे सर छोटी आंत, हाँ छोटी बहू है ना, छोटी आंत हो जाएगी। फिर बड़ी बहू है क्या? नहीं, छोटी बहू बड़ी बहू से इनका कोई लेना देना नहीं। अमाशय ना ना ना, देखो मैक्सिमम क्रिया बहुत सारी यहां पर होती है। यहां पर भोजन को तोड़ने का काम होता है अधिकतर, भोजन को गला देना, एकदम सड़ा दो, सड़ाता नहीं है यार, गला देता है ताकि एकदम से उससे पोषक तत्व को निकाला जा सके। और तो यानी क्या बच्चा भैया, हमारा है मुख। अच्छा सभी बच्चे कमेंट कर बताएं, जिन बच्चों ने क्लास मेरी ली होगी वो पक्का बता देंगे कि मुख में किसका पाचन होता है, मुख में पाचन किसका होता है। कमेंट करो कि मुख में किस चीज का पाचन होता है, प्रोटीन्स का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, या फिर ग्लूकोज का। जल्दी बताओ, मैं रैंडम कोई दे दिया। अब आप लोग बताओ किसका पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में पाचन के लिए आवश्यक अम्ल क्या है? अमाशय में पाचन के लिए, भाई देखो यार फिर से जान लो, अमाशय एक ऐसा हिस्सा रहेगा जहां पर भोजन को एकदम से गलाया जाता है, एक तरह से उसको डाइजेस्ट करने के लिए एकदम से तोड़ दिया जाता है। क्योंकि अब देखो पता चला कुछ बच्चे होते हैं ना, यह जल्दी जल्दी खाएंगे, लगता कि भाई दुनिया रहने वाली नहीं है, दुनिया नष्ट हो जाएगी, इतना तेज से रपेट के खाएंगे। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि हम भोजन को अच्छे से पीसते नहीं, हम चबाते नहीं। अब वो सारा भोजन कहां जाएगा? पेट में। अगर भोजन को गलाया ना जाए ना, तो मान लो तुम डबाक से कुछ खा के चले गए तो मुद्दा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या करता है, उस भोजन को एकदम से गला डालता है, एकदम से शांत सब साफ कर देता। तो भैया कौन से अम्ल की आवश्यकता पड़ती है? तो है भैया हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl की। अब ये मत कह देना सर एसिटिक अम्ल की, भैया इस सिरका में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? सिरके में। अब तो सिरका वाला अम्ल हमारे पेट में ना पाया जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर एका बता दियो भाई सल्फ्यूरिक अम्ल, तो लोचा हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल है भाई, प्रबल अम्ल हमारा ये भी है, लेकिन ये और खतरनाक लेवल वाला। क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वसा का पाचन मुख्य रूप से कहां होता है? पक्का अधिकतर बच्चे यहीं पर निपट गए, पक्का पता है, बहुत सारे बच्चा ना बता पाएगा। बोल बोल, या तुम लोग क्लास लाइक नहीं कर सकते हो? बड़े दगाबाज इंसान हो, क्लास तो लाइक ही कर सकते हो। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, टाइम खत्म। वसा का पाचन मुख्य रूप से मुख में ना, मुख में ना ना ना, वसा का पाचन यहां नहीं होता। अमाशय में, अमाशय में लगा दे, अमाशय में ना 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 ना। अब बड़ी आंत का तो मुद्दा याद रखना, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में आप हमेशा याद रखना पाचन क्रिया नहीं होती है। तो होता क्या है, यहां पर जो जल होता है ना, वाटर, उसको अवशोषित किया जाता है, केवल जल का अवशोषण होता है बस, इसका कोई और काम नहीं होता यहां पर। फिर मुख में होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहां पर होता है। अमाशय में किसका होता है? अमाशय में होता है बेटा प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। और अच्छा, छोटी आंत में फिर क्या होता है? यहीं पर तो होता है हमारे वसा का पाचन। वसा का पाचन यहीं छोटी आंत में ही होता है। ऑप्शन सी बहुत सही, क्या बात है, गर्दा उड़ा दिया यार। तुम लोग क्लास शेयर नहीं कर पा रहे हो, मजा ना आएगी इस तरह में। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रख लेना। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? और धमनी से याद रखना है भाई, टाइम स्टार्ट है यार, ये बचुआ लोग बहुत बच जाता है। जल्दी बताओ। मेरा नाम गुड्डन तिवारी, चल बेटा तेरा नाम ले लिया मैं। जल्दी बताओ, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है कौन सी? महाधमनी या फिर कौन सी? फुफ्फुस धमनी, कोरोनरी धमनी, कैरोटिड धमनी, कौन सी? तो भैया याद रखना हमेशा कि भैया महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। फुफ्फुस धमनी बेटा ये एक ऐसी धमनी होती है जहां देखो सारी धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, ऑक्सीकृत ब्लड, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी होती है, एक ऐसी धमनी होती है जिसमें भैया अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है।
अब इनके बारे में हमारे में ज्यादा बात नहीं होती, हम लोग इसी को बस देखेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है। ए भाई अगर तू लोग ना पढ़ेगा मैं फिर क्लास बंद कर देगा भाई, बहुत खतरनाक आदमी है। तो फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा कंटेंट वाले माहौल में आते हैं, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर को, देन इसके बाद प्रश्न तो हमारे पास भरे पड़े हैं। अब बात करते हैं बेटा जैव प्रक्रम की। अब देखो जिसको पढ़ना है वो सीरियस होकर पढ़ेगा, बाकी भाई दुनिया में बहुत से लोग पढ़े हैं, पढ़ना ना पढ़ना उनके हाथ में है। बिल्कुल सही बेटा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक विद्याकुल का नाम रहेगा। अब आओ, अब हम बात करते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है, ये थोड़ा सा नए अंदाज में पढ़ेंगे, वही चीजें परिभाषा और विभाषा सब चीज चलती रहती है। जैव प्रक्रम को ऐसे समझो कि यह एक ऐसा कार्य है, जैव प्रक्रम को समझो एक ऐसी चीज समझो जिसके द्वारा जीवन को चलाया जाता है। जैव प्रक्रम एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा जीवन को चलाया जाता है कि हां अब ये होगा, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। यानी जैव प्रक्रम क्या है, वे सभी कार्य, वे सभी प्रक्रम जो सब मिल करके बेटा, अकेले अकेले नहीं, संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती हैं। ध्यान समझना। और ये बात सभी बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो बच्चे अभी से अभी तक नोट नहीं किए ना और नोट्स बनाना चाह रहे हैं बेहतरीन वाली, तो अभी से पूरे के पूरे जितना मैं चीज बताऊं ना, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना, सारी सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली ही रखा हूं। तो कह रहा है वे सभी प्रक्रम संयुक्त रूप से, अकेले नहीं कि कोई पोषण केवल काम कर जाए, केवल श्वसन, केवल वहन, ये उत्सर्जन, ना 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 ना, ये सब मिल करके क्या करते हैं, एक जीव के अनुरक्षण करते हैं, उसको रक्षा करते, उसको सेव करते हैं, और इसी को ही कहा जाता है जैव प्रक्रम। चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग नहीं पता तो मतलब क्या रहेगा। तो जैव प्रक्रम के मतलब याद रखना कि वे सारे कार्य जिसके द्वारा किसी जीव की रक्षा की जा रही हो, किसी जीव को बचाया जा रहा हो, किसी जीव को मतलब सेव किया जा रहा हो, उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। अच्छा, जैव प्रक्रम में कौन कौन सी चीजें हैं, तो कह रहा भैया जैव प्रक्रम में पोषण आता है, श्वसन आएगा, फिर वहन आएगा और फिर उत्सर्जन आएगा। देखो ये केवल मत समझना कि मानव के लिए है, ये केवल मानव में नहीं होता है, अपितु जिनमें भी जीवन पाया जाएगा, चाहे इंसान हो, जीव जंतु हो, जिसमें भी जीवन पाया जा रहा ना, उन सभी में जैव प्रक्रम की क्रिया होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब हमने इसमें पढ़ा कि जैव प्रक्रम में पोषण होता है, श्वसन होता है, वहन होता है और उत्सर्जन होता है। तो पहले हम लोग इस पोषण को क्लियर करेंगे। हम लोग में भी पोषण होता है, पौधों में भी पोषण होता है, तो दोनों में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दोनों में पोषण कैसे होता है। क्या ऑन है, टिक 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 कर रहा है। अब देखो पोषण की परिभाषा समझो। यार क्या मजाक भाई, इतना बंद करने के बावजूद भी टक टक बोल रहा है यार, हट, सब कुछ बंद, टिन टिन बज रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है मोबाइल यार, तोड़ दे क्या। अब कहोगे हाँ सर तोड़ दीजिए, मजा आएगी, बेटा पैसा लगता है मोबाइल में। ठीक है, अब आता है पोषण, क्या है डेफिनेशन। अब देख भाई, पोषण को ऐसे समझो कि लाइक मैं, शरीर मेरी कमजोर थी, मैं चल नहीं पा रहा था, अब क्यों नहीं चल पा रहा हूं, क्योंकि पोषण की कमी है। अब मैं क्या है कि लाइक अभी देखो, मैं थोड़ा सा हंसी मजाक मत लेना यार कि अरे सर बॉडी दिखा, फ्लेक्स कर रहे हैं। अब देखो मैं मारो बॉडी दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं ना, अरे देख खट्टा खट्टा, हाँ क्यों दिखा रहा हूं, क्या मेरे शरीर में पोषण की कमी है ना, मेरे शरीर में पोषण भर भर के है। अब अगर मान लो मुझे अच्छे से खाना ना मिले, मैं अच्छे से डाइट ना लूं, तो क्या ये बॉडी ऐसी रहेगी ना भाई, जुकरे जुकरे रहेंगे भाई ऐसे, हाँ भैया पढ़ना है, तो ये कंडीशन रहेगी। जब शरीर को, अब पोषण है क्या पहले समझ लो, करा किसी काम को करने के लिए। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मान लो मेरे शरीर में एनर्जी ना होती तो मैं ऐसे पढ़ाता। बच्चों पोषण की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रिशन, और भैया किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और भाई क्यों ऐसा क्यों मैं पढ़ूंगा? क्योंकि मेरे शरीर में ऊर्जा की कमी है, पोषण की कमी है। लेकिन अब मेरे शरीर में पोषण भर भर के मैं पढ़ाऊंगा बेटा,
किसी काम को करने के लिए हमारे शरीर में ताकत की आवश्यकता होती है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? समझ आया? यही है कि यानी किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत चाहिए, और इस ताकत के लिए हम जब कुछ खाते हैं, अब यह नहीं कि पिज्जा बर्गर समोसा की बात करो, नहीं, हम जब कुछ अच्छी चीजें खाते हैं और खाने के बाद जो हमारे शरीर में ताकत आती है, अब जैसे तुम स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद शरीर क्या होती है, लगता है कि भैया काम ना कराया जाए, मैं आराम से ऐसे जिंदगी काटना चाह रहा हूं, क्या मैं सो जाऊं पंखे के सामने, लगता कि मतलब ऐसे जैसे डॉग को थका तो भगा भगा के, वही कबाड़ी कंडीशन होती है। भाई जो साइकिल से आता है उसकी बात करो, पैदल आया हुआ है धूप में, उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में पोषण रह ही नहीं जाता, जो ताकत थी ऊर्जा वो खत्म हो चुकी होती है। और जैसे ही हम एनर्जी ड्रिंक लेंगे, हम जैसे कुछ खाएंगे, तो हमारे शरीर में टपाक से एनर्जी आ जाए, बाप भाई क्या बात है, चलो एक बार फिर से काम कर लेते हैं। यानी कि हमें ताकत के लिए क्या होता है, शरीर में ताकत लेने के लिए हमें पोषक तत्व चाहिए, और वो पोषक तत्व कहां से मिलेंगे? अरे भैया हमें खाना से मिलेंगे। और खाने में अगर तुम्हें हम दे दें कि भैया ये लो सूखी रोटी, ये लो सूखा चावल, क्या एनर्जी मिलेगी? नहीं 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 भैया, वो शरीर सभी तरीके से मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेंगे तब जाके हमारे शरीर में ऊर्जा आएगी, और इसी को कहा जाता है, इस पूरी क्रिया को पोषण। यानी मैं यहां पर एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं और तुम एनर्जी के साथ पढ़ सको। अब खुद इमेजिन करो, तुम्हें अच्छे से खाना न दिया जाए, तुम्हें पोषक तत्व न मिले, क्या पढ़ने का मन करता है? भूख लगी हो, क्या भूख हुए होने में हमें पढ़ सकते हैं? अरे इच्छा न करेगा, कौन पढ़े, बाहर में गया, पहले भोजन लाओ, भूखे भजन न होए गोसाई। जब तक भाई खाली, जब तक यहां पर कुछ जाएगा नहीं, कहां से काम चलने वाला? यानी पोषण क्या है कि भैया काम को करने के लिए जब हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, काम को करने के लिए जब हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, और यह जो क्रिया हुई जिससे हमें ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, इसी को ही पोषण कहते हैं। अब यह जो पोषण होता है पेड़ पौधों में भी होता है और हम में भी होता है। अब पेड़ पौधों में हमें भी, जितने जानवर वानवर हैं, गधा कुत्ता उत्ता जितने भी हैं, सब में, कीड़े मकोड़े में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। भाई खाना के लिए सब परेशान रहते हैं, क्योंकि भाई पोषक तत्व मिलेगा तो ही कुछ कर पाएंगे। हाँ, तो आगे देखो, अब ये कह रहा है कि पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह, दी लिखा हुआ है, दीदी ज्यादा पसंद आ रही हैं, दो समूहों में बांटा गया। अब एक समूह है स्वपोषी और दूसरा है विषमपोषी। अब स्वपोषी में कौन आता है भैया? सारे के सारे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद से बना लें। अब कहोगे ऐसा गुरुजी झूठ बोला था, हमारी मम्मी खाना खुद से बनाती हैं, हमारी दीदी खाना खुद से बनाती हैं, तो क्या वो स्वपोषी नहीं है? बेटा मुन्ना लोचा हो जाएगा। देखो स्वपोषी का मतलब होता है, या मैंने देखो, अब मान लो मम्मी खाना किससे बनाती है? खुद से तो बनाती है ना। कहोगे, कहते हैं जब कोई अपना खाना खुद से बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं। ओह, तो मम्मी हमारी खुद से बनाती हैं, कभी कभी पापा भी खुद से खाना बना लेते हैं, और कभी कभी मैं भी खुद से खाना बना लेता हूं, तो क्या हम स्वपोषी हो गए? नहीं। तो स्वपोषी परपोषी में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनना बेटा, बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन मजा आ जाएगा। स्वपोषी क्या होते हैं ना, वो उन चीजों से खाना बनाते हैं जिसका हम केवल बस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको थोड़ा सा बस हाँ ले ली, पानी पी लिए। वो एक तरह से अकार्बनिक पदार्थों से ही खाना बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दाल चाहिए, दाल मिलेगी तो हम खाना बनाए। हम दाल कहां से मिली? पेड़ पौधे से मिली। अच्छा चलो हम मुर्गा बना ले रहे हैं, तो मुर्गा कहां से आया? वो भी तो जीव है। यानी हम परपोषी है, हमें कोई और चाहिए जिसका यूज करके हम क्या करेंगे? भोजन का निर्माण करेंगे। तो स्वपोषी क्या होते हैं? जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल, इन सब का यूज करके खाना बना लेते हैं। और पर विषमपोषी जो होते हैं ना, वो इन स्वपोषी पे आश्रित होते हैं, पेड़ पौधे पे आश्रित होते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त जीवों को। आप कहोगे सर मान लीजिए चाइना वाला जो बकरा, भिंडी, पता नहीं जो मिल जाता है, छिपकली, केचुआ, सब खा जाते हैं, केवल वही बस खाते हैं। मान लो कह दिया कोई नॉनवेज खा रहा है, पेड़ पौधे वाला नहीं खाता, लेकिन जिसको खा रहा है वो क्या खा रहे हैं? वो भी कहीं ना कहीं पेड़ पौधे खा रहे हैं। सिंपल से ये बात समझो, नहीं बेटा मैं नॉनवेज नहीं खाता, कुशाग्र, ये समझो कि कुछ भी हो जाए,
ये जो विषमपोषी है, विषमपोषी में इंसान आता है, सारे जानवर, कीड़े मकोड़े सब आते हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे आओ। अब ये समझो पहले कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब स्वपोषी हैं, लेकिन वो भोजन कहां से बनाते हैं? और वो देखो भाई, अब जैसे हम लोग क्या, खाना कहां बनता है? किचन में बनता है भाई। ये कोई नहीं पढ़ाता। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? सब कोई ये पढ़ा देगा कि बेटा ये प्रकाश संश्लेषण होता है, देखो बेटा ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आखिर ये खाना बनता कहां पर है? पेड़ पौधे अपना खाना कहां पर बनाओगे? कहेंगे सर पत्ती में बनाता है। अरे वो पत्ती तो सब कोई जानता है पत्ती में बनता, लेकिन क्या पत्ती में तो हमें फिर दिखाई देना चाहिए, अच्छा वहां पे गैस चूल्हा रखा है, वहां सिलेंडर रखी हुई है, वहां पे दाल चावल रखा है, तो ऐसा तो हमें पता नहीं चलता। तो आखिर प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? किस जगह पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है? अब ये समझो बेटा, एक बात जान लो, जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, अब बता रहा हूं बेटा, ऐसे डीप में कोई भी नहीं पढ़ाएगा, पूरे यूट्यूब में जाके देख लेना बेटा। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो बेटा यही पढ़ना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब करा प्रकाश करा स्थान क्या है, किस जगह पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में अगर एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो ऐसी चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेंगी। तो कह रहा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आदि से लेके अनंत, मतलब अंत तक, मतलब शुरू से लेके के खत्म होने तक कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। पत्ती में, पत्ती के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जो कोई नहीं बताता। आपको यह सब बता देंगे कि प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जल की आवश्यकता होती है, और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण हो गई। लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कहां पर है? तो पत्ती में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। अभी इमेज दिखा रहा हूं, ये बड़ी वाली इमेज में देखना, ये पत्ती है, देखो ये पत्ती है, और पत्ती को हमने काट लिया। मान लो ये पत्ती थी और पत्ती को हमने काटा, और काटने के बाद हमने कहा ये वाला जो एरिया है, जैसे ये पत्ती थी, ये पत्ती है, और हमने पत्ती को काटा हुआ है, हमने कहा इस एरिया को अगर हम देखेंगे ना, ऐसे ऐसे पत्ती थी, हमने काट दिया, तो ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है वो ये है, ये पत्ती के अंदर बीच का वाला भाग है, ये ऊपर और ये नीचे वाला भाग, और ये बीच का भाग होता है। पत्ती बहुत पतली होती है, जब काटेंगे ना और जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसी संरचना दिखाई देगी। अब यहां पर आप ये देखो, सबसे ऊपर ये पाई जा रही वाली संरचना है, ये जो संरचना पाई जा रही है इसको गार्ड सेल कहे, इपीडर्मल सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इपीडर्मल। अभी मैं परेशान ना हूं, सब कुछ बताऊंगा। दूसरी बात, अब ये आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये बॉक्स, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन बॉक्सेस को ही हम लोग बॉक्सेस को क्या कहते हैं? गार्ड सेल कह रहे हैं। गार्ड मतलब रक्षक कोशिका, क्या बोलेंगे? रक्षक कोशिका। और इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे देखो ना, छोटे छोटे ड्रॉप जैसे, ये इसी को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, ये सारी कोशिकाएं ऐसे जो अंडे आकार में, और इसके अंदर जो पाया जाता है वो है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। अभी आओ, मैं आपको इतना गहराई में लेकर जाऊंगा ना, आज तक कभी आपने इतना पढ़ा नहीं होगा। अब देखो, तो क्या कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। पत्तियों में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे पड़े होते हैं। यहां पे देख लो कितने सारे, 1 2 3 4 5, ये कोने वाले सब क्लोरोप्लास्ट है, भरे पड़े होते हैं। इन कणों की रचना और कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो कहते हैं ना कि जिसके वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। जो कहते हैं पत्तियों का रंग हरा कैसी है? तो बेटा इसी क्लोरोफिल वर्णक की वजह से। और ये क्लोरोफिल पाया कहां जा रहा है? इसी पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में। बेटा मैं जो बता रहा हूं ना, ऐसा आपको कहीं पर ना मिलेगा, ध्यान से सुन लेना। पत्ती में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल में ही हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। चूंकि अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। अब और थोड़ा सा इमेज को और हम अच्छे से देखते हैं। ये है बेटा पूरी इमेज, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि पत्तियों में देखो, ये जैसे हमारा स्टोमेटा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से देखो बेटा।
अगर आपको हर एक चीज को अच्छे से समझना है तो प्रॉपर फोकस आपका यहां पर होना चाहिए, ना कि वो जो गधा हुआ लोग कमेंट में बतिया रहा है ना, ए मुझसे बात करोगी, दोस्ती करोगी, आई लव यू, उनके चक्कर में मत पड़ो, उनका कमेंट मत देखो, वो सब बहुत तेज ब्रिलियंट बच्चे हैं। तुम देखो यहां पर है स्टोमेटा, सेम ऐसा स्टोमेटा यहां पर भी है। ये देखो आधा स्टोमेटा बना हुआ है, ठीक है, कटा हुआ है। स्टोमेटा में, स्टोमेटा क्या है? हमारे रंध्र हैं, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये रंध्र, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पानी बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगा, सारी चीजें यहां पर होंगी। अब इसका काम देखो, इसे के चारों तरफ पाई जाती है गार्ड सेल। क्या पाई जाती है? गार्ड सेल, जिसे हम लोग रक्षक कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रक्षक कोशिका। अब ये रक्षक कोशिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पानी का रक्षण करती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आने जाने में भी सहायता प्रदान करती है। तो काफी ज्यादा जिम्मे इसके हाथ में होती है, जिम्मेदारी। अब ये जो अंडाकार दिखाई दे रहा है ना ऐसे ऐसे, ये सब के सब क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा है क्लोरोफिल। क्या पाया जा रहा है बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और यहीं पर इसी में ही, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसकी होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। एक बात और, क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है, बहुत रेयर केस में, लेकिन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल जिसकी वजह से पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है, तो कह रहा है ये जो क्लोरोफिल हरा रंग दे रहा है, इस क्लोरोफिल में क्या कोई तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना, क्लोरोफिल में Mg, Mg नहीं, गोपी बहू वाला है, Mg मतलब मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये तत्व इसमें पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। कौन सा तत्व? मैग्नीशियम पाया जाता है। कहां पर? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। अच्छा, मैं क्लोरोफिल के जैसे क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। और साथ ही साथ बिना क्लोरोफिल के, याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना अत्यंत आवश्यक है। क्या यहां तक बात क्लियर? सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दे, सभी बच्चे। अब समझो कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो यार थोड़ा सा कहां पर होता है, कैसे होता है, ये चीज भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कि आखिर प्रकाश संश्लेषण है क्या, इसका मुद्दा क्लियर करो। तो कह रहा है कि यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को, बाहर से लिए पदार्थ मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनसे क्या करते हैं? संचित करके ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और ये पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, दो पदार्थ को ये लोग लेते हैं और इन्हीं दो पदार्थों से क्या करते हैं? ये लोग सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भैया क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब देखो यहां पर लिखा ना, 6 ग्लूकोज, 6 हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, 12 हमारे क्या? जल के अणु। अब देखो या ये लोग बैकग्राउंड भी चेंज नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, यहां पे ध्यान सुनो। 6 यहां पे हमारे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस हमारे 12 ग्लूकोज है। क्या है? 12 जल के अणु। और ये अभिक्रिया करेंगे किसके? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। और बनेगा क्या यहां पर हमारा? क्या बनेगा? ग्लूकोज, C6H12O6। क्या बना? ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों मिलकर के प्रकाश, किसकी? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाएंगे? हमारे ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। और साथ ही क्या ये बनाएंगे? ऑक्सीजन। और क्या बनाएंगे? जल का निर्माण करेंगे। 6 तो ये पूरी प्रक्रिया होती है हमारी क्या? प्रकाश संश्लेषण की, जो कि हर पेड़ पौधे के अंदर होती ही है। हर पेड़ पौधे में ये प्रक्रिया होती ही है, ठीक है। अब देखो, अब आगे की कहानी।
वाष्पोत्सर्जन। भाई ये देखो यार, इसको कोई ऐसा कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए कि आखिर वाष्पोत्सर्जन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं, कह रहे देखो जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है ना, ये क्या करती हैं, लाइक पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं ये वाष्प को बाहर निकालती हैं। क्या करती हैं? पानी को। अब कहोगे सर पानी निकालना आवश्यक होता है? बिल्कुल होता है। देखो जो पत्ती होती है उसको चाहिए थोड़ा सा नमी होना, गर्मी पड़ती है ना, और गर्मी में अगर सूर्य के प्रकाश की पत्तियों में पानी नहीं होगा ना तो पत्तियां सूख जाएंगी। भाई यार लॉगिन कर दिया करें हर जगह, क्या पत्तियां सूख जाएंगी, और जब पत्ती अगर सूख गई तो समझ लो कि जानते हो फिर कर्मकांड हो ही जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो क्या है कि वाष्प को बाहर करने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों के द्वारा वाष्प को बाहर करना, पत्तियों के द्वारा वाष्प को बाहर करना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के पत्तियों की उपस्थिति में कौन सा? स्टोमेटम होती है। ये क्रिया कहां पर होती है? स्टोमेटम होती है। इस बात का ध्यान रखना। यह एक जल हानि की क्रिया हो, मतलब कि इसके द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनसे पानी जाता रहता है, जो अधिक मात्रा, देखो नीचे से पानी खींचता है जाइलम फ्लोएम, अभी हम बताएंगे, परेशान ना हो। और जब पानी ज्यादा मात्रा में आ जाता है तो इसी को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियां क्या करती हैं? बाहर निकाल देती हैं। इसी के कारण होता बेटा, जब गर्मी के समय में हम पेड़ पौधों के नीचे से गुजरते हैं ना तो ठंडा ठंडा फील होता है, वो इसी की वजह से ही है। इस बात का ध्यान रखना। तो अभी नहीं हो सकता, क्या चेंज कर दो भैया, इसमें मजा नहीं आ रही है। अब रंध्र की बात करते हैं। रंध्र का काम क्या है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, क्या? स्टोमेटा। पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और इसके द्वारा बेटा प्रमुख कार्य होते कौन कौन सी? गैसों का आदान प्रदान। कौन कौन सी गैस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया यहीं से होती है। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मतलब जानते हो ना क्या है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का मतलब है भैया वही अभी जो हमने पढ़ा, पानी को बाहर निकालना। ये दोनों काम कौन कौन से? गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ये दोनों के दोनों रंध्रों के द्वारा की जाती है, छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा की जाती है। क्या यहां तक बात क्लियर? अब आ गया, ये देखो, ये है स्टोमेटा का छिद्र, ये ओपन है, ये क्या है? खुला है, और ये बंद वाला है। ये खुला वाला है, ये बंद वाला है। अब जब ओपन जब होना, ये तब जानो ओपन तब होगा जब पत्तियों के इस वाले सेल में, ये गार्ड सेल है, क्या है? रक्षा कोशिकाएं। इस रक्षा कोशिका में जब पानी आ जाएगा बहुत मात्रा में, जब पानी खूब आ जाएगा ना तो ये क्या करेगा? ओपन हो जाएगा। ये रंध्र क्या हो जाएगा? सर मैं ये जो है कि पत्ती वाला प्रयोग अभी कर रहा था, जो हाँ, आप बताया कि इसको ऐसे चीरते हैं, तो मैंने इसको ऐसे चीर दिया, फिर मैं ऐसे देख रहा था, दिख तो ही सर नहीं रहा था कुछ इसमें। अभी सर बहुत पतली पत्तियां मैंने होती हैं। गिलास भी लगाया बड़ा वाला, तो तपर भी नहीं दिखाई, नहीं तो दिखा तपर भी नहीं दिखाई देगा सर। यहाँ पे हम कोशिका देखने की बात कर रहे हैं। अब कोशिका अगर देखना है ना सर, तो ऐसे अब सर कितना भी कोशिश कर लें आपका चश्मा भी इतना पावरफुल नहीं है। यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी से हम जब देखेंगे ना तब दिखेगा। जाके ये दिखाई देगा। मेरे पास बड़ा वाला ग्लास तो देख रहा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, एक बात तो सर है हाँ। कि इन सभी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इन्हीं पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र, इसी में सर इतना गौर से मत देखिए, अभी भी नहीं दिखाई देगा, वो लेंस से भी हाँ, नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं देगा। मतलब अरे। ये सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये कोशिका ही होती तो है। अभी मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ उसमें से। सूक्ष्मदर्शी रखा ना लैब में, माइक्रोस्कोप से भी देखता हूँ, जाकर रखा हुआ है, उसमें से देखता हूँ, दिखेगा ना उसमें से, पक्का दिखेगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगी। क्या बात। तो बेटा इसी में क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्र को ही स्टोमेटा कहते हैं। अब देखो बेटा, क्या बात है, समझ गया ना भाई, क्या ही बहुत बढ़िया, लोचा मजा आ गया सर। अगर ये न होना हाँ। तो हम लोग को भी भोजन न मिले। अच्छा, ये चीज बता रहे हैं कि सब में जो छिद्र होता है वो हर तरह की पत्ती में होता है, सारी पत्तियों में। क्या बात। और सर एक बात और है, ये जो पत्तियों का रंग हरा है ना, हाँ। ये क्लोरोफिल के वजह से ही होता है। अच्छा।
जैसे हरी अच्छा पत्ती ये है कुछ जैसे पीली पीली भी पड़ रही है, देखिए जैसे ये कुछ पीला पीलापन, सर, ये काहे क्या हो होता रहा है, है? ये एक्चुअली क्या हो रहा है, इस समय से जब यहाँ से जब पत्तियां सूखना शुरू हो जाती हैं, ओ हो। तब उसके बाद जब धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो अच्छा इससे क्लोरोफिल की मात्रा यहाँ पे कम हो जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज देख रहे हैं सर, इसमें नीचे वाली खराब है, ऊपर वाली अच्छी पत्ती अब है। सर वो नई नई आई है, तो इसमें क्लोरोफिल की मात्रा एकदम ओहो, पर्याप्त से भरा पड़ा हुआ है। क्लोरोफिल युवावस्था है, युवावस्था है, ये जैसे जवानी सवार है इसके ये अंदर, बूढ़ावस्था है। ये वृद्धावस्था है। हाँ, इसकी उम्र धीरे देखो धीरे डाउन हो रही सही है। बात है, इसको बता देते हैं हाँ सर। जैसे ये जो पत्तियां होती है ना, जैसे जो पीली पड़ रही हैं, तो यहाँ पर जो ये क्लोरोफिल है ना, हाँ। वो खत्म हो जाता है, ओहो जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा आया है। और धीरे धीरे इसमें पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। अब हरा नहीं रहेगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो पत्ती झुरा जाए। इसी की बात कर रहे हैं सर अभी भी। अच्छा, सारी पत्तियां जो पीली रहती है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता या हाँ, फिर? एक बात, जैसे फूल है हाँ और फल है, हाँ इनमें भी रंग पाया जाता है। हाँ। रंग जो पाया जाता है, ये हमारे कोशिकाओं में लिपिड पाए जाते हैं, ओहो। उसके वजह से रंग पाए जाते हैं। अच्छा, रंग दूसरा हो गया और ये हाँ, क्लोरोफिल वाला ये दूसरा सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट केवल हमारी पत्तियों में पाया जाता है। हाँ, जितनी पत्तियां पाई जाएंगी, पेड़ की जितनी पत्तियां हैं, अगर हरी हैं हाँ। तो वहां पे क्लोरोफिल है, और अगर पत्ती हरी नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है। क्या बात, देख रहे हो कितना मतलब कि गहराई से चीजों को बताया जा रहा है, फिर भी आप लोग नालायकों सेशन को शेयर नहीं करते हो। अभी देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूं, अभी मात्र यहाँ पर कितने परसेंट है सर? 12.5%, 12.5% ने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो लाइक ठोको दबा करके, और थोड़ा सा कुछ बच्चे बस सब्सक्राइब भी बैठ के करो। क्लास देख रहे और हैं। यहाँ पर 3% लोग ऐसे भी हैं जो भी सब्सक्राइब भी नहीं किए। तो एक वही। बार फटाफट सेशन को सब्सक्राइब कर दो और बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करो। और कल मेरी भी क्लास आने वाली है, चैप्टर नंबर 3, दो चरवाया रैखिक समीकरण युग्म। इसका भी हम बेहतरीन तरीके से ये बैकलॉग करने वाले हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी इस चैप्टर्स की, वो सारी कंप्लीट होने वाली हैं। चाहे वो एनसीईआरटी की क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सारा खत्म होने वाला है कल की क्लास में। तो शाम 6 बजे कल मैं मिलूंगा आपसे। हाँ, बाकी सर आप कंटिन्यू कीजिए ओके, ओके। और बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो। बाय बाय। ओके, तो अब आगे देखो, अब बात करते हैं पाचन तंत्र की। किसकी? पाचन तंत्र की। किसकी बात करते हैं बेटा? पाचन तंत्र की। अब ये सबसे खतरनाक भाई, सबसे खतरनाक ये वाला सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट भाई, मजा आ जाएगी। अब ये चीज अगर क्लियर हो गई तो समझ लो कि आधे से ज्यादा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। पाचन तंत्र सबसे ज्यादा खतरनाक टॉपिक है इसमें, और पाचन तंत्र अगर क्लियर हो गया तो समझ लो कि आधे से ज्यादा चैप्टर की टेंशन खत्म। अब आप देखते हैं, कह रहा मानव में पाचन जो तंत्र होता है वो भोजन को पचाने और अवशोषण करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि लाइक भोजन जो हमने खाया उसको पचाना और उससे पोषक तत्व को खींचने का काम करता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मानव में जो पाचन तंत्र है भोजन को पचाने और उसका अवशोषण करने में समझदार मतलब जिम्मेदार होता है। और ये जो पाचन तंत्र है मुन्ना, ये तंत्र मुख से लेकर के मलाशय तक फैला हुआ है। मतलब हमारे मुख से लेकर के भैया मलाशय तक ये फैला हुआ होता है, इस बात का ध्यान रखना। पाचन तंत्र कहां से है? मुख से लेकर के मलाशय। मलाशय वो भाग है जहां से हम अपने शरीर का उत्सर्जी पदार्थ मल का त्याग करते हैं, तो वहां तक ये फैला होता है। अब बात आती है कि सर मलाशय इतना बड़ा है तो इसकी कोई लेंथ होगी? हाँ, इसकी लंबाई भी है। अब क्या कि मानव शरीर में जो आहार नाल होती है, जो ये पाइप है, ये जो मुख से लेकर के मलाशय तक एक पाइप है। क्या? एक पाइप। मतलब समझ लो कि घर में जैसे प्लम्बिंग का काम कराया जाता है ना, हर जगह पाइप लगवाया जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में, हमारे पेट के अंदर भी पूरा एक पाइप बिछी हुई है। अब वो पाइप को ही बेटा आहार नाल कहते हैं, जिसकी जो लंबाई है ना वो 9 मीटर से होती है। कितनी? 9 मीटर, या फिर 25 से 30 फीट बोल सकती हो। और एक बात, कहीं कहीं पर ये ज्यादा और या कहीं कहीं पर ये कम बेली की रहती है, बट आप मान के चलो कि ऑन एन एवरेज 9 मीटर और 25 से 30 फीट के बीच में ये लंबी नलिका होती है। ओके, जो मुख से शुरू होकर के मलाशय से होती हुई गुदा द्वार तक होती है, ये वो जगह होती है जहां से मल एकदम से बाहर निकलता है। सर मैं पहली बार आए हूं क्लास में। बेटा आपका स्वागत है, पहली बार आए हो तो। उपेंद्र, आगे देखो, अब कह रहा है ये जो मानव में जो पोषण है, अभी हमने पत्तियों में पोषण देखा कि पत्तियों में पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना लिया गया और ऊर्जा प्राप्त कर ली गई। अब आता है कि पाचन तंत्र में मनुष्य में पोषण कैसे होता है, ये बात बताओ, मनुष्य में पोषण कैसे होगा? तो कह रहा है पहले अंतःग्रहण के द्वारा, फिर पाचन के द्वारा, फिर उसके बाद अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, इन सभी के द्वारा होता। किसके द्वारा? पहला आया हमारा अंतःग्रहण, फिर आया हमारा पाचन,
फिर आया हमारा अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ये पूरी प्रक्रिया मानव में पोषण में होती है। जब मानव हम खाते हैं ना, तो खाने के बाद केवल खा के पचा नहीं देती हैं, पहले उसका अंतर्ग्रहण होगा, मतलब ग्रहण करेंगे, फिर इसके बाद पाचन, क्योंकि ये पाचन तंत्र में पाचन बेटा बीच में आता है, और पाचन के बाद होता है अवशोषण, और अवशोषण के बाद होता है स्वांगीकरण। मतलब देखो, हमने खाना खाया, खाने के बाद उसका पाचन हुआ, पाचन के बाद उससे पोषक तत्व को एब्जॉर्ब किया जाएगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद पोषक तत्व को कोशिका में भेजना स्वांगीकरण कहलाएगा, और जो बचा हुआ मैटर है उसको बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाएगा। ये पूरी प्रक्रिया होती है मानव में पाचन में। पाचन तंत्र को मत समझना कि हाँ पाचन तो केवल पचाना है, लेकिन उसका अंतर्ग्रहण होगा, फिर अवशोषण मतलब उससे पोषक तत्व को निकाले जाएंगे, फिर जो हमारा स्वांगीकरण और बहिक्षेपण होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले जहां पर हमारा अंतर्ग्रहण होता है इसको समझो, मुख और मुग्गा। भाई ये मत सोचना कि ये यहां पे कुछ नहीं है सर, अरे हलवा है सर, लेकिन बड़ा ही खतरनाक जगह है। क्यों? कि इसी भाग के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, मतलब इस भाग के द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं कि हाँ भैया आप भोजन में खाऊंगा, ठीक है। भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो इसी के भाग में होता है। अच्छा, एक और यहीं से प्रश्न आया करता है कि अमीबा में अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भी क्या करता है? अमीबा भी भोजन को पकड़ता है। तो याद रखना कि अमीबा में जो अंतर्ग्रहण होता है ना, वो कूटपाद के द्वारा होता है। अब ये कूटपाद क्या है? जैसे ही मान लो ये अमीबा है, क्वेश्चन पूछा गया बेटा बोर्ड एग्जाम में, ये है अमीबा, ठीक है, दुनिया भर की चीजें। अब यहां पे भोजन पाया जाता है, तो ये भोजन को खाने के लिए क्या करता है, ये जो इसके हिस्से हैं ना, इसको धीरे धीरे बढ़ाएगा और इसी के द्वारा भोजन को खा लेता है, और यही क्या कहलाते हैं बेटा? कूटपाद। एग्जाम में पूछा गया है कि अमीबा किसके द्वारा अपने भोजन को पकड़ता है, तो वो है कूटपाद, ठीक है, याद कर लेना, ये भी पता होना चाहिए मुन्ना। हाँ बहुत से, कुछ बच्चे बता दिए, जैसे चंद्रशेखर, बहुत से बेटा खुश कर दिए यार। अब आओ, कह रहा मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हाँ भैया, सारा सिस्टम इन्हीं के द्वारा ही होता है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे निकलने वाला जो लार है वो भोजन को निगलने में सहायक होता है। क्या करता है ये लार ग्रंथियां? जिससे निकलने वाला जो लार होता है वो भोजन को निगलने में सहायक होती है, मतलब भोजन को निगलने में सहायता करती हैं। तो लार देखो बेटा, अब ये मत कहना सर क्या निगलने में काम करता है, ना ना ना, इसका आगे का भी मुद्दा है। ये भोजन को निगलने के लिए तो काम आएगा, लेकिन साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेता है। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? रोटी में। किस में पाया जाता है? रोटी में। तो रोटी में जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, उस रोटी से कार्बोहाइड्रेट को पचाने का जो काम करता है ना, वो यही करता है। कौन? हमारा लार। अभी बताऊंगा कौन सा लार। लार ग्रंथि ही करती है, लार ग्रंथि लार स्रावित करती है, एंजाइम्स। अब आगे देखो, कहता है कि लार ग्रंथियां हैं कौन कौन सी है, एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि लार ग्रंथि है कौन कौन सी, क्या इनका लोचा है, क्या इनका कर्मकांड है। तो कह रहा मनुष्य में मुख्य 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। अब देखो, 3 जोड़ी बोले या फिर 6 लार ग्रंथि बोल दे, 3 जोड़ी या फिर 6, क्योंकि जोड़ी हमेशा 2 की होती है, ठीक है। 3 जोड़ी या फिर 6 लार ग्रंथि बोल दे, बात क्लियर। अब कौन कौन सी होती है ये भी समझ लो। कह रहा है कि जो पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। अब पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो हमारे यहां पर होती है, ये वाला जो भाग है, यहां पर हमारे गाल के बगल में, यहां पर कौन सी पैरोटिड लार ग्रंथि पाई जाती है, और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ठीक है। दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्रंथि। यहां पर देखो, सब मैंडिबुलर ग्रंथि जो होती है वो जस्ट, एक और इमेज यहां पे देखो, ये यहां जो जीभ के नीचे वाला हिस्सा होता है, यहां पर सब मैंडिबुलर पाई जाती है, और इस वाले पोर्शन में, यहां ये वाले, इस पोर्शन, यहां वाले पोर्शन में बेटा ये पाई जाती है सबलिंगुअल, जो कि मीडियम साइज की होती है। तो सब मैंडिबुलर ये जो होती है हमारी लगभग यहां पर जीभ के नीचे, और ये जो सबलिंगुअल है वो यहां पर इसके पास पाई जाती है। अब आप यहां पे संरचना भी देख सकते हो, ये यहां पर एक ये हमारी लार ग्रंथि है, मैं लाल पेन से बना रहा हूं देखना, एक ये हमारी लार ग्रंथि यहां पर पाई जाती है, एक हमारी ये जस्ट जीभ के नीचे पाई जाती है, और एक ये उसकी और नीचे पाई जाती है। ये
इधर पाई जाएंगी, सेम एग्जैक्टली उधर उस साइड भी, मुख के इस साइड और मुख के उस साइड सेम डिट्टो इसी प्लेस पर ये ग्रंथि पाई जाती हैं। और ये ग्रंथियों, सभी ग्रंथियों का काम होता है अलग अलग होता है। अब क्या क्या काम होता है ये समझो। लार ग्रंथियां क्या करती हैं? एंजाइम स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं बेटा? एंजाइम का श्रावण करती हैं। जितनी ग्रंथियां सारी की सारी। अब आओ, कर रहा है, लार ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं जो कि पचाने में मदद करती हैं। लार ग्रंथियों के मुख्य रूप से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक लाइसोसाइम और टाइलिन। लाइसोसाइम टाइलिन, लाइसोसाइम टाइलिन, इन दोनों, एक और होता है म्यूकस, ये मुख्य रूप से है, लेकिन म्यूकस भी होता है जो भोजन को हम मुंह में ले जाते हैं ना, तो बाद में देखो चिपचिपा जैसा होता है, लेग जैसा लग जाता है, वो म्यूकस के वजह से होता है। याद रखना, जैसे हम लोग खाना खाए, रोटी खाओ, चला दो, तो उसके बाद भोजन चिपचिपा जैसा हो जाता है, वो चिपचिपा जो होता है वो इसी म्यूकस के वजह से होता है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। बेटा ना 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 भाई, होती है, ये मुख्य रूप से बता रहा है भाई, ये मुख्य रूप से जो है जो आपके एग्जाम में आएगा। बेटा परेशान ना हो, मुझे पता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से है। एक लाइपेज भी है, उसका कोई खास काम नहीं होता है, वो एक्चुअल में टाइलिन का एक सबरूप होता है, वो एक सबरूप है, उसका छोटा भाई जैसा है, वो अलग चीज नहीं है। तो लाइसोजाइम जो है लार में मौजूद एक जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में होता है। मतलब जो ये लाइसोजाइम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि लाइक तुम कुछ भी खाते चले गए, अब मान लो कोई जर्म्स था, कीड़े मकोड़े थे, कीड़े मकोड़े नहीं, बैक्टीरिया, जीवाणु, छोटी छोटी चीजों को जो मारने का काम जो करता है ना, वो लाइसोजाइम करता है। अब हम जैसे कहीं बाहर गए, जो मिल गया खाते चले गए, पसीना सी भीगा हुआ है, पसीना चला गया, कोई छू रहा है, कैसे छू रहा पता नहीं, और हम क्या कर रहे हैं, बस डबा डब खाए जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी हमारे मुख में चले जाते हैं। तो बैक्टीरिया को निपटाने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। कहां स्रावित होता है? लार ग्रंथियों के द्वारा मुख में स्रावित होता है। फिर है टाइलिन, ये क्या करता है? ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट किसमें भैया? रोटी में पाया जाता है। और रोटी में सबसे ज्यादा कहां पे? जो रोटी में चोकर होता है ना, रोटी में चोकर रोटी में चोकर होता है ना, उस चोकर को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जैसे हम लोग लाइक जब आटा पिसाते हैं तो पिसाने के बाद जब चाला जाता है तो कुछ मात्रा में जो बाहर निकलता है ना, उसी को चोकर कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि पूरा चोकर बाहर निकल जाता है, कुछ चोकर हमारे आटे में रह जाता है, तो उसको जो पचाने काम करता है वो यही टाइलिन एंजाइम करता है। क्लियर रखा ना? ओके उपेंद्र बेटा, स्वागत है, जरूर करना। चिंकू प्रजापति पूछ लो बेटा, क्या डाउट है? बेटा जब तक क्लास चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक क्लास चलेगी। अब है बेटा अगला भाग ग्रसिका। भैया इसका कुछ भी काम नहीं है, ये समझ लो कि अवे पाई जा रही है, इसका कोई काम ही नहीं होता है। निगल द्वार मतलब कि जैसे हमने भोजन को निगला, इसके बाद भोजन ग्रसिका यानी ग्रास नली में आता है, इस पाइप में आता है, और ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, इसके द्वारा भोजन मुख गुहा से आमाशय चला जाता है। क्या हुआ? ग्रास नली में आता है और ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, मतलब इस पाइप में कुछ भी नहीं होता। सिंपल से समझ लो कि एक ऐसी पाइप है जिसके द्वारा जो भोजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसके अलावा कोई यहां पर काम नहीं होता। ठीक है, तो क्या हुआ कि पाचन क्रिया कुछ भी ना होगी, सिर्फ इसके द्वारा भोजन को मुख गुहा से आमाशय में भेजते, और यहां पर कर्मकांड बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कर्मकांड यहीं पर होगा। अब बेटा यार तुम लोग क्लास लाइक नहीं करते यार, इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, इतनी मेहनत से एनर्जी लगाए रहे हैं, तुम लोग का काम है क्लास लाइक करना, नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगी। ग्लूकोज समझ लो, कह रहे बच्चा कैसा, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज समझ लो कि एक एनर्जी का पैकेट है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो समझ लो कि हमारे एनर्जी कहते हैं ना, ये एनर्जी ड्रिंक है, रेड बुल पी लो। तो उसी प्रकार से हमारी कोशिकाओं के लिए ग्लूकोज एनर्जी ड्रिंक है। उसी ग्लूकोज के द्वारा ही वो एटीपी बनाता है और अपने आप को पोषण प्राप्त करता है। तो ग्लूकोज समझ लो कि एक एनर्जी का फॉर्म है बस। अब समझो तीसरा जो आमाशय, भाई सारा मुद्दा यहीं पर होता है। मुख गुहा के बाद भोजन ग्रास नली से होते हुए सीधा कहां पहुंचता है? आमाशय में।
अमाशय ग्रहार अरे आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। जाहिर सी बात है, इधर देखो इतना पतला है, इधर आगे इतना पतला है, लेकिन अमाशय वाला जो भाग है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है और यह एक थैली नुमा होता है। अमाशय में भोजन में 4 घंटे तक रहता है, कहीं कहीं पर ये 5 से 6 घंटे भी लिख देता है, तो लेकिन ऐसे 4 घंटे तक भोजन इसमें रहता है। और अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में कौन कौन सा? पहला ऊपर फंडिक, फिर हमारा ये वाला दूसरा देखो कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक ऊपर वाला भाग, अरे भाई ये, फिर हमारा ये फंडिक और पाइलोरिक। 3 भागों में हमने क्या किया है? इस समास्य को बांट दिया है। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा है। अब आगे समझो, कार्डियक जो है यह अमाशय का ऊपरी भाग होता है। अमाशय का सबसे ऊपरी भाग है जिसे कार्डियक कहते हैं, और इसमें ही HCl होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा ना इसमें, वो यहीं पर होता है। कौन से भाग में? कार्डियक वाले भाग में। कार्डियक वाले भाग में ही भैया क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl, जो कीटाणुनाशी होता है। मान लो मुख में भाई कीटाणु मारे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कीटाणु तो भाई तब पर भी चले जाएंगे। भाई जबरदस्ती जल्दी जल्दी खाना खाओगे तो सारे कीड़े तो लार से मरेंगे नहीं, तो जो बच जाते हैं ना उनको यहीं पर निपटा दिया जाता है। बेटा तुम्हारी औकात कैसी हुई अंदर आने की? हैं? अंदर आ गए बेटा, बहुत रुक जाओ, निपटाता दे रहे को, तो यहां पर निपटा दिया जाता है। अब आगे देखो, फिर कह रहा है कि फंडिक, इसमें कांटानुमा रूजी होती है। जब हम भूखा रहते हैं तो चुभता है। जैसे कहते हैं कि मम्मी भूख लगी, पेट दर्द हो रहा है, मम्मी पेट दर्द हो रहा है। खाना खाने ना खाने की वजह से भी पेट दर्द होता है, पता है ना? जब हम खाना नहीं खाते तो भी पेट दर्द करता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से भूखे होने पे पेट दर्द करता है? तो होता क्या है देखो, जब अमाशय में कुछ नहीं होगा, खाली होगा, तो खाली होने की वजह से क्या होता है कि इसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जो भोजन को रोका भी करती है। अब क्या हुआ कि ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। अब भरा होगा तो फूला होगा, लेकिन जब ये खाली होता है तो धीरे धीरे सिकुड़ता है। और सिकुड़ने की वजह से मान लो कि ये कांटा था, अब जैसे ये क्या है, अभी कांटा है, ठीक है, मान लो पेन हमारा यहाँ पे ये अमाशय है, पहले फूला हुआ था। फूला होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही जैसे सिकुड़ता है ना तो ये कांटा चुभने लगता है। ये कांटा क्या करता है? चुभता है, जिसके वजह से हमें दर्द होता है। वो कहते हैं मम्मी दर्द हो रहा है, तो इसीलिए तो भूख लगने में दर्द जो होता है वो किसके वजह से होता है? इसी रूजी नाम के संरचना की वजह से। अच्छा, ये जो रूजी है ना कहां पाई जाती है? फंडिक में। अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये 3 भाग होते हैं। कार्डियक में HCl पाया जाएगा, इसमें रूजी नाम की संरचना पाई जाएगी, और यही बेटा भोजन को रोकती भी है। हाँ बेटा गिरिधर तिवारी, क्या डाउट है आप पूछ लिया करो। तुम अपने डाउट्स कमेंट क्या करो, डाउट है ये कमेंट ना करो, जो डाउट है वो कमेंट क्या करो। अब आगे देखो, फिर है पाइलोरिक, सबसे अहम हिस्सा है भाई, सबसे अहम हिस्सा है। अब कहोगे सर कैसे? देखो होता क्या है, इस पाइलोरिक वाले हिस्से में जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी? यहां पर जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। और इस रस का बहुत ज्यादा योगदान होता है। अगर ये रस स्रावित ना हो ना तो जो छोटे बच्चों में जो पाचन सिस्टम है ना डिसमिस हो जाए, समझ लो कि बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा योगदान करता है जब बच्चे छोटे होते हैं। मतलब जब हम लोग छोटे रहे होंगे ना तो ये हमारे लिए जठर रस रिलेटेड बेटा बहुत ज्यादा जरूरी था। अब क्यों? क्योंकि जठर रस में 2 प्रकार के रस होते हैं, एंजाइम्स बोल सकते हो, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन ये 2 भाई सबसे अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं। और खास करके जो रेनिन वाला है, एग्जाम के दृष्टि से बता दे रहा हूं, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। याद कर लेना बेटा, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। क्लियर? तो वो फंड, एक बच्चा कह रहा है सब फंडिक समझ नहीं आया। फंडिक बेटा देखो, फंडिक कुछ है नहीं। फंडिक समझ लो कि फंडिक एक भाग है जहां पर भोजन अधिकतर समय तक रुकता है, और रोकने के लिए उसमें कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। क्या? कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। और जब हम लोग भूखे होते हैं ना तो ये कांटा वही गड़ा करता है, बस इसका और यहां पे कोई योगदान नहीं है। बस ये भोजन को रोकने काम करता है। जो फंडिक है ना वो भोजन को रोका बस करा करता है। ठीक है, अब आगे देखो, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को बचाता है। मुख में
किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का कहां हो गया? इस पेप्सिन के द्वारा। कहां पर? हमारे अमाशय में। याद रखना, पेप्सिन का प्रोटीन का पाचन कहां होता है? हमारे अमाशय में। पेप्सिन का पाचन कहां होता है? हमारे अमाशय में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पेप्सिन का पाचन कहां पर? हमारे अमाशय में। क्लियर रखना। पेप्सिन को क्या करता है? वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है, मतलब कि प्रोटीन का छोटा भाग, मतलब तोड़ेगा तो जो उसका टूटने के बाद जो प्रोटीन का जो हिस्सा बनता है, मान लो अब कोई चीज है, तुम काटे, मान लो ये प्रोटीन था, ये था प्रोटीन, प्रोटीन को पेप्सिन ने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो इसका हिस्सा निकल के आया वही पेप्टाइड्स है। क्या है? मान लो ये प्रोटीन था, इसको पेप्सिन ने तोड़ा, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इस छोटे टुकड़े को जो कहा जाएगा वो है पेप्टाइड्स। क्या कहेंगे इसको? पेप्टाइड्स कहा जाएगा। ये पूरा प्रोटीन था, पूरा प्रोटीन, और प्रोटीन को पेप्सिन ने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो ये बना सबसे छोटा हिस्सा, इसी को ही पेप्टाइड्स कहेंगे। क्लियर? अब आगे देख मुन्ना, अब कहता है रेनिन। अब ई का बवाल है, तो रेनिन जो है यह दूध को पचाने में सहायक होता है। कुछ लोगों कहते हैं ना दूध नहीं पचता, दूध पीते हैं तो पेट खराब होता है, लूज मोशन हो गया भैया, दिन भर पॉटी कर रहे हैं, दिन भर वॉशरूम में गेट बंद करके बैठे हुए हैं, अरे पेट खराब हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका यहाँ पे पेट खराब होगा। अच्छा, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको दूध नहीं पचता है? जल्दी कमेंट कर बताओ कि दूध किसको किसको नहीं पचता है, कि दूध पी लेते हैं पेट खराब, दूध पिए तो पेट खराब। आ गया। तो जो रेनिन होता है ये दूध को पचाता है, दूध को डाइजेस्ट करेगा। फिर यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो बच्चों में ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है। ये क्या है? पेप्सिन। एक रेनिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है जो बच्चों में सबसे ज्यादा स्रावित होता है। किसमें? बच्चों में। बच्चों में सबसे ज्यादा स्रावित होता है वो रेनिन। क्यों? क्योंकि दूध में मौजूद कैसियन प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदलता है। अब इसको तुम मेरी भाषा में समझो। होता क्या है, देखो बहुत सारे बच्चे हैं सब मुझे नहीं पचता, वो तुम्हारे में भैया रेनिन ना बनता है, रेनिन का निर्माण कम होता है इसलिए नहीं पचता है। ठीक है? हाँ, रेनिन क्या करता है? दूध को दही में, क्योंकि दही तो सबसे पच जाएगी, रेनिन को क्या करता, रेनिन दूध को क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। ठीक है? मतलब समझ, दही जमा दिया। अब देखो मुद्दे की बात, जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या होता है? केवल दूध पीते हैं, है कि नहीं? केवल दूध पीते हैं। तो वो जो केवल दूध पिया जा रहा है, क्या जो बच्चों के द्वारा केवल दूध पिया जा रहा है, उस दूध को क्या करता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट बदल देता है, ताकि बच्चों की जो हड्डियां है ना वो मजबूत हो। बच्चों की हड्डियां मजबूत करने का काम करता है। याद रखना, जो बच्चे दूध पीते हैं तो उसको दूध का क्या करता है? जो उसमें मौजूद प्रोटीन है उसको पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। इस बात का ध्यान रखना। अब आ गया हो, अब आता है भैया यकृत। अब हम लोग ग्रंथि की बात करने वाले हैं। हमारे पाचन तंत्र में जो ग्रंथि आएंगी, यकृत ग्रंथि है बेटा ये। ठीक है? अब एक यकृत है, पित्ताशय है, और हमारा एक अग्नाशय ग्रंथि आएगी। अब इनके बारे में समझो। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। क्या है? यकृत। अच्छा, काम क्या होता है? यह पित्तरस यानी बाइल जूस का निर्माण करता है। यकृत क्या करता है? बाइल जूस यानी पित्तरस का, किसका बेटा? पित्तरस, बाइल जूस का निर्माण करता है, जिसे पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। अब यहां पे देखो, यह है हमारे यकृत बेटा, ये जो संरचना दिखाई दे रही है ना, इसे कहा जाता है यकृत। ये यकृत है। अब यकृत में ही पाया जाता है बेटा पित्ताशय। ये है पित्ताशय। ठीक है? ये पित्ताशय, और यही पित्ताशय में यकृत क्या बनाएगा? पित्तरस बनाएगा। क्या बनाएगा? पित्तरस। अब ये पित्तरस स्टोर कहां होगा बेटा? पित्ताशय में, इस वाले हिस्से में जो ग्रीन रंग का दिखाई दे रहा है, यहीं पर ये जो पित्तरस यकृत बनाया वो यहां पर स्टोर किया जाएगा। ये ध्यान से समझो बेटा। डायग्राम तो इस चैप्टर से भर भर के आते हैं, सभी के डायग्राम पूछता एग्जाम में। ठीक है? अब देखो, तो पित्ताशय क्या करता है? पित्ताशय नाशपाती के आकार का है। ये नाशपाती का आकार का है, थैली जैसा होता है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस जमा होता है। पित्तरस
पीले हरे रंग का थोड़ा क्षारीय पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पीएच मान कितना होगा? 7.7 होगा। कितना होगा? 7.7 होगा। और किस रंग का होगा? पीले और हरे रंग का। बस आपको यह याद रखना है कि जो ये पित्ताशय है, जो पित्ताशय का मुद्दा है, ये यकृत भैया आएगा, पितरस उसको स्टोर करेगा और इसका जो पीएच वैल्यू याद कर लो 7.7 बस। और सबसे बड़ा काम पितरस का, पितरस देखो हमारा भोजन अम्लीय हो चुका है, हाइड्रोक्लोरिक मिला हुआ है, अब ये अमाशय तो इसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर ये भोजन हमारे आगे छोटी आंत बड़ी आंत में पहुंच गया ना, तब दिक्कत वाली समस्या है। तो होता क्या कि ये हमारे वहां पे पहुंचेगा ना, तो ये क्या करेगा, आगे जाने पर जो पितरस है ना, अम्लीय भोजन को क्षारीय कर देता है, या भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। अगर क्षारीय नहीं करेगा तो समझ लो कि आगे वाले छोटी आंत बड़ी आंत सब बर्बाद हो जाएंगी। तो यानी पितरस का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब अग्नाशय, ये भी बेटा हमारी ग्रंथि है, इसका भी हमारे भोजन में, हमारे पाचन में बहुत ज्यादा योगदान। अब देखो, इससे अग्नाशय का रस निकलता है या क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.78 से 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स होती हैं। यानी क्या लिखा? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। प्रोटीन भी का पाचन हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से पाचन नहीं होता है। जो बचा हुआ हिस्सा है वो यहीं पर आकर के पाचन होता है। किसके द्वारा? अग्नाशय से रस। अब अग्नाशय कहां पर बेटा? ये हमारा अग्नाशय है, ये हमारा पैंक्रियाज है, इसी को अग्नाशय कहते हैं। इससे निकलता कौन? पैंक्रियाटिक जूस या फिर अग्नाशयिक रस। और अग्नाशयिक रस का काम क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन करना। बेटा इसको एकदम से याद कर लो। अब आता है बेटा भोजन, इसको समझ लो। कह रहा है जो भोजन हम खाते हैं ना, तो भोजन जब हमारे मुख में होता है तो इसको बोलस कहते हैं। क्या कहेंगे? बोलस। हम खा रहे हैं तो भोजन जो मुख में है इसे बोलस कहेंगे। जब भोजन हमारे अमाशय में पहुंचता है, कहां पर बेटा? अमाशय में, ये मोटा वाला भाग में, तो इसे कहा जाएगा कायम। क्या कहेंगे? कायम। और यही भोजन जब हमारे भैया बाहर निकलना होता है तो इसे जो लैट्रिन बोलते हैं ना, लैट्रिन, उसे काइल कहा जाता है। लैट्रिन को काइल कहते हैं। और वो लैट्रिन पीले रंग की होती है तो इसे बिलरुबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलरुबिन। बिलरुबिन की वजह से ही लैट्रिन का रंग पीला होता है, काला नहीं यार। कुछ लोग कहेंगे ना सर मेरा तो पीला नहीं होता है। भाई तुम अनोखे लड़के हो यार, तुम्हारी बात दूसरी है। अब छोटी आंत देखो, छोटी आंत में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। छोटी आंत बेटा 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत, शेषांत। ग्रहणी जो ड्यूडिनम, सबसे मुख्य भाग यही होता है, ये मुख्य भाग है और ये भी मुख्य भाग है शेषांत। शेषांत वाले हिस्से में ही बेटा अवशोषण की क्रिया होती है, पोषक तत्वों का एब्जॉर्ब बेटा यही शेषांत वाले ही का किया जाता है। ग्रहणी में क्या होता है? ग्रहणी समझ लो कि लाइक यहां पर पाचन का काम होगा, लेकिन शेषांत में पोषक तत्व को एब्जॉर्ब किया जाता है। इस इलाके में पोषक तत्व को खींचा जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। बेटा तू आजा, तेरी आवश्यकता है। तो यहां पर वाले सीन में होता है। अब देख भाई, तो हुआ क्या ग्रहणी में, इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। भाई सबसे लंबा भाग तो पूरा यही है। छोटी आंत हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। पूछेगा एग्जाम में कि हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो बता देना छोटी आंत। बड़ी आंत मोटी होती है लेकिन छोटी होती है, और छोटी आंत बेटा पतली होती है लेकिन बड़ी होती है। सबसे लंबा भाग यही है। अब देखो, यह सबसे छोटा भाग होता है छोटी आंत का। मतलब छोटी आंत, मान लो ये छोटी आंत है और छोटी आंत के 3 हिस्से कर दो, तो जो सबसे छोटा हिस्सा है इसी को ग्रहणी कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रहणी, ड्यूडिनम। फिर उसके बाद हमारा जेलियम है और एलियम है, जेजुनम और एलियम। अब ये जो है ना, इसकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यह क्षुद्रांत के तीनों भागों में से सबसे छोटा और मोटा भाग होता है। मतलब छोटी आंत का भी सबसे छोटा, छोटी आंत का सबसे छोटा और मोटा भाग होता है। और ग्रहणी में आमाशय से निकलने वाला अग्नाशयिक रस और यकृत से आने वाला पित्तरस यहीं पर आकर मिलते हैं। किसे? ध्यान सुनो, अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयिक रस और हमारा क्या बोलते हैं, आने वाला रस, और यकृत से आने वाला पित्तरस, वो यहीं पर आके मिलते हैं। कहां पर? ग्रहणी में। और ग्रहणी किसका हिस्सा? छोटी आंत का। बात क्लियर?
अब आ गया ये जो जेजुनम होता है इसकी केवल लंबाई 2.2 मीटर होती है, इसका कोई खास रोल नहीं होता। अब आ गया शेषांत्र। क्षुद्रांत मतलब कि छोटी आंत का सबसे अंतिम और सबसे लंबा भाग होता है, इसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर होती है, यानी 3.5 मीटर होती है। और जो भोजन से पोषक तत्व को एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषण की क्रिया जो है वो यहीं पर होती है। अवशोषण की क्रिया, मान लो जैसे पोषक तत्व था, पाचन हो गया, तो अवशोषण की क्रिया इस छोटी आंत के इसी शेषांत्र वाले भाग में होती है। अब आता है जो एग्जाम में एसिमिलेशन, भाई इसको कोई नहीं बताता। बहुत रेयर केस में कुछ सर लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं जो कि बता देते हैं कि आखिर स्वांगीकरण है क्या। सच में जान लो कि आपको बहुत रेयर केस में स्वांगीकरण के बारे में पता चलेगा। अब स्वांगीकरण को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लो पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लिया गया, ग्लूकोज के रूप में सब कुछ एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में आ चुका होता है, ठीक है। और शोषण में क्या हुआ कि छोटी आंत से पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करके कहां पर भेज दिया गया, हमारे रक्त में भेज दिया गया। कहां पर, रक्त में। अब रक्त में जब भोजन आ चुका होता है, मतलब भोजन क्या, ग्लूकोज C6H12O6, यही ग्लूकोज हमारी छोटी आंत से कहां पर आ गया, छोटी आंत से कहां पर आ गया, हमारे धमनी में आ गया। मान लो कहां पर आ गया, धमनी में आ गया। अब इसमें क्या है, ये पोषक तत्व बह करके जाएगा कहां पर, कोशिका के पास, कोशिका के पास पहुंचेगा। कहां पर, कोशिका के पास। भाई वो देखो, पोषक तत्व किसको चाहिए, कोशिका को चाहिए। तो अब रक्त के द्वारा वो ग्लूकोज को कोशिका के पास भेज देना, पोषक तत्व को कोशिका को दे देना ही क्या कहलाएगा, कोशिका को दे देना ही क्या कहलाएगा, हमारा स्वांगीकरण कहलाएगा। ध्यान सुनो, स्वांगीकरण वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित पोषक तत्व को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करके उनका हिस्सा बना देते हैं, इसके कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में मिला देते हैं। मतलब ये रक्त आया, रक्त में ग्लूकोज है, और ग्लूकोज कोशिका से भैया क्या, जो हमारे रक्त कोशिकाएं हैं उनसे बह करके कहां पहुंचेगा, कोशिकाओं के पास पहुंचेगा, और कोशिकाओं को पोषण दे देगा। ऐसा समझो, पोषक तत्व एब्जॉर्ब हुआ, अब हमारे इनको चाहिए पोषक तत्व, ये जो सारी कोशिकाएं, इन सारी कोशिकाओं को कैसे पोषण मिलेगा, इसी एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण के द्वारा। पोषक तत्व एब्जॉर्ब होने के बाद, पोषक तत्व एब्जॉर्ब होने के बाद कहां पहुंचता है, हमारे रक्त में, और रक्त से कहां पहुंचता है, हमारे शरीर के तमाम कोशिकाओं में, और तमाम कोशिकाओं में पहुंचना ही स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है, याद रखना। पोषक तत्व का सभी कोशिकाओं में जाकर के उस कोशिका में विलीन हो जाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। अब आगे देखो, अब आता है वृद्धांत्र। यह सबसे आखिरी भाग होता है, इसको पक्काशय भी कहते हैं, इसका कोई मुद्दा नहीं है। बड़ी आंत में केवल क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। किसका, जल का अवशोषण, पानी को सोखता बस है। अब जैसे कई दिन तक, जैसे तुम डेली फ्रेश होने जाते हो, ध्यान सुनो, मैं हंसी मजाक बात नहीं, डेली जब फ्रेश होने जाते हो तो जो लैट्रिन है वो नॉर्मल होती है, लेकिन 2-3 दिन तुम लैट्रिन न जाओ तो लैट्रिन क्या होती है, एकदम ड्राई हो जाती है ना, हमें प्रॉब्लम होने लगती है। अब ड्राई इसलिए हो गया कि बड़ी आंत क्या करता, सारे के सारे पोषक मतलब जल को अवशोषित कर लेता, पोषक तत्व तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है। जो बड़ी आंत है वो क्या करेगी, जो लैट्रिन है उससे पूरा क्योंकि पूरा मुद्दा बाहर आ चुका है, अब बड़ी आंत क्या करती है, पोषक तत्व से तो निकल चुके हैं, अब उसमें जो बचा हुआ पानी है ना उसको एब्जॉर्ब करती है। अगर तुम डेली फ्रेश होने गए तब तो ठीक है मुद्दा, मतलब कि पानी उसमें जैसा है वो चला जाएगा। लेकिन अगर तुम 2-3 दिन फ्रेश होने नहीं जाते हो, तुम्हारा कोई डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो लैट्रिन है, जो मल है, उससे क्या है, अधिक मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो मल है वो एकदम से ड्राई हो जाता है। एकदम से सारी चीजों को क्लियर रखो, ऐसा नहीं कि कुछ बचा रह जाए। अब आता भैया श्वसन। ये भाई ये श्वसन अंग को मत समझो, इसको समझो श्वसन तंत्र। क्या, श्वसन तंत्र, इसका अलग है भैया कर्मकांड है यार, श्वसन तंत्र का अलग है कर्मकांड है, अलग ही लोचा है, अलग ही रुतबा है। अब आओ समझे भाई, कह रहा है ये जो श्वसन तंत्र है ये मनुष्य में नाक से शुरू होकर के स्वरयंत्र, लॉरिस दिए कंठ, श्वास नली, ट्रैकिया, फेफड़ों से मिलकर बना होता है। ये इसका पूरा मार्ग है, इसको ये पूरा लिखा हुआ है, इसको देख लो, बट मैं आपको इमेज में समझाता हूं।
इस इमेज में देखोगे कि तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब बेटा थोड़ा सा गौर फरमाना, क्योंकि यहां से मैं 2-3 चीज क्लियर करने वाला हूं आपको। जब हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र अभी पढ़ेंगे तो रक्त परिसंचरण तंत्र में भी ये काम आने वाला है, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र में यहां से एक टॉपिक क्लियर होगा, उस बात को ध्यान रखना, तभी आपको मजा आएगी। अब देखो जो श्वसन तंत्र है ना, वो शुरू कहां से होगा? वो हमारे नाक से, नासाद्वार या फिर मुख गुहा से शुरू होगा। हम लोग सांस तो लेते हैं, ये तो नाक से, ये तो मुख से। अब सांस लिए नासाद्वार या मुख गुहा से, फिर ये पहुंचा हमारे ग्रसनी, ये भैया ये ग्रसनी। बेटा ग्रसनी वाले भाग से देखो 2 पाइप होती है यहां पर, एक इसके पाइप पीछे वाला होगा और एक पाइप इसका होता है। ग्रसनी के पास एक वॉल्व लगा होता है जिसके द्वारा इसको भोजन को ही ढकता रहता है, ठीक है, ध्यान सुनना। अब क्या हुआ, मुख गुहा या फिर नाक से जो सांस ली गई वो आगे पहुंची ग्रसनी में। ग्रसनी से थोड़ा आगे पहुंचेगा, जो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये उठा उठा भाग होता है ना, ये जो उठा हुआ भाग है ना, ये वाला भाग, तो इसे कंठ कहते हैं। देखो कंठ को दबाओ, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी। हेलो हेलो प्यारे, ऐसा ऐसा हेलो निकल नहीं रही यार, पूरा दब जाएगा, दिक्कत हो जा रही है। तो मतलब क्या हो रहा है, ये कंठ से ही हमारी आवाज डिसाइड होती है कि हमारी आवाज कैसे निकलेगी। और जैसे देखो हम लोग एंगल तुम दबा के देखो, जब ऐसा हेलो प्यारो बच्चों, हेलो प्यारो बच्चों, हेलो प्यारो बच्चों, तो क्या है, ये जो कंठ है, इसी कंठ के द्वारा हमारी वॉइस डिसाइड होती है। अब हमारी जो हवा है वो कंठ में पहुंची, कंठ के बाद यहां पर पाई जाती है बेटा श्वास नली। किससे पाई जाती है भैया? पाई जा रही है श्वास नली, जो कि उपास्थि बल है। उपास्थि क्या है? यह हड्डी का एक दूसरा रूप होता है। जो हमारी हड्डी होती है ना, उसे अस्थि कहते हैं, और ये कमजोर वाली हिस्सा होता है, इसे उपास्थि कहते हैं। अब क्या हुआ, कंठ से हमारी जो वायु है वो पहुंची श्वास नली में। यहां तक बेटा ये श्वास नली कहलाएगी। ये जो पाइप बनी है ना ऐसे, इसे हम श्वास नली कहेंगे। क्या कहेंगे मुन्ना? ये श्वास नली कहलाई, ये श्वास नली। अब श्वास नली दो, हमारे फेफड़े, एक ये फेफड़ा एक ये फेफड़ा है, तो ये जो श्वास नली है 2 भाग में बटेगी। नाक से आया ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में आया, अब कंठ से बेटा ये जो यहां सीधी पाइप दिख रही है, इसी को कहा जाएगा श्वास नली। अब श्वास नली 2 फेफड़ों के लिए 2 भाग में बढ़ जाएगी, और इसी को कहा जाएगा बेटा श्वसनी। कहा गया बेटा? ये श्वसनी लिखा ना, ये जो 2 भाग में बढ़ गया ना, एक ये और एक ये, इसी को कहा जाएगा श्वसनी। श्वास नली क्या? श्वास नली 2 भाग में बटी तो श्वसनी कहा गया, 2 भाग में बटी श्वसनी कहा गया। अब यही श्वसनी इसमें पूरा जाल बनाएंगी। जब जाल बनाएंगी तो जब ये श्वसनी कई भागों में बढ़ जाती है, ये श्वसनी जो इधर आई है, ये जब कई भागों में बढ़ जाती है तो इसे कहा जाता है श्वसनिका। क्या कहते हैं? श्वसनिका। अब श्वसनिका को जूम करा जाए तो कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये देखो लिखा है श्वसनिकाएं। तो ये जब श्वसनिका को जूम करते हैं तो इसके आखिरी हिस्से में दिखाई देता है बेटा ये कूपिका, या फिर इसको वायु कोश भी कहते हैं। क्या कहेंगे? वायु कोश। अब ये वायु कोश का ही सबसे बेटा काम है यहां पर। सांस क्या हुई? नाक से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली, श्वास नली से बेटा श्वसनी में आया। कहां से? श्वसनी। श्वास नली 2 भाग में बटी तो श्वसनी कहा गया। अब यही श्वसनी कई भागों में बढ़ गई, यही श्वसनी कई भागों में बढ़ गई। जब कई भागों में बढ़ गई तो इसे कहा गया श्वसनिका। अब श्वसनिका को, एक श्वसनिका को जूम करके देखा तो कुछ ऐसी संरचना दिखाई दी, ठीक है। जब ऐसी संरचना दिखाई दी तो ये जो कूपिका है ना, यही सबसे बड़ा रोल अदा करती है। इसी कूपिका से संपर्क में आती हैं कौन? हमारी धमनी और शिराएं। इसी कूपिका के संपर्क में होती है धमनी और शिरा। तो हमारे शिरा से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, क्योंकि शिरा में ही अशुद्ध रक्त होता है, तो उससे ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें डालना, इसी कूपिका का काम होता है। यानी हमारे फेफड़ों से जो ऑक्सीजन का हमारे रक्त वाहिकाओं में जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन का काम इसी कूपिका के द्वारा ही होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछता है कि कूपिका या वायुकोश किसका हिस्सा है, तो बेटा यह हमारे फेफड़ों का हिस्सा है। अच्छा एक बात और, यानी श्वसन तंत्र का हिस्सा है, और ये हमारे रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड लेने और हमारे रक्त में ऑक्सीजन देने के काम इसी वायुकोश यानी कूपिका का होता है। क्लियर रखना।
बेटा ऐसे कोई पढ़ाने वाला नहीं, बेटा याद रखना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। अब आओ, अब आता है पूरी श्वसन प्रक्रिया में होता क्या है। ये जो हमने सांस लिया, इस सांस लेने वाली क्रिया में क्या होता है पूरा ये समझो। हमने सांस ले लिया, अब सांस लेने के बाद हुआ क्या, इसको समझो। बेटा थोड़ा चाय पी लेता हूं यार। ये क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। हमने क्लास 9 में पढ़ा होगा ना, एटीपी का निर्माण यहां पर भी होता है। अब देखो, पाचन के द्वारा, जब पाचन तंत्र हमने पढ़ा था तो पाचन तंत्र में रक्त में क्या पहुंचा था, रक्त में क्या पहुंचा था, हमारा ये ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज कहां पहुंच गया, फिर हमारी कोशिका के पास पहुंचा है ना। यहां पर देखो, यहां पर समझो, पाचन तंत्र के द्वारा, पाचन तंत्र के द्वारा जो ग्लूकोज था C6H12O6 कहां पहुंचा, रक्त के माध्यम से। किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से, ये रक्त है, ठीक है। रक्त के माध्यम से कहां पहुंचा, हमारी कोशिका में पहुंचा। कहां पर, कोशिका में। अब आगे सुनो, अब श्वसन तंत्र के द्वारा, श्वसन तंत्र के द्वारा वायु कोश से हमारा जो ये ऑक्सीजन है वो कहां पहुंच गया, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र ने क्या किया, श्वसन तंत्र ने क्या किया, ऑक्सीजन को हमारे रक्त में डाल दिया। अब यह ऑक्सीजन फिर हमारे कोशिका के पास पहुंचेगा। कहां पर, कोशिका। तो कोशिका के पास ऑक्सीजन आ चुका है और कोशिका के पास से ग्लूकोज भी आ चुका है। ग्लूकोज कहां से आया है, स्वांगीकरण होकर के पाचन क्रिया के बाद यहां पर आया, और ऑक्सीजन भी यहां पर आ गया। ऑक्सीजन कहां से आया, श्वसन तंत्र से। ग्लूकोज कहां से आया, पाचन तंत्र से। भाई देखो, अवशोषण हुआ फिर स्वांगीकरण हुआ, बात दूसरी है। लेकिन श्वसन तंत्र से कोशिका के पास ग्लूकोज आ गया, और पाचन तंत्र के द्वारा हमारा ऑक्सीजन आ गया और ग्लूकोज आ गया। ये क्लियर। अब ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा ना, श्वसन क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा क्या बोलते हैं, छेपी क्रिया है। ऊष्मा छेपी क्रिया है, अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी पहले चैप्टर में याद है, ऊष्मा छेपी। अब समझो वही क्रिया है यहां पर। अब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसे बोलेंगे ऑक्सीकरण होना। ऑक्सीकरण होने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा यानी एटीपी का, कितने एटीपी, 38 एटीपी का निर्माण हो जाएगा। बनता 40 एटीपी है, लेकिन 2 एटीपी खुद माइटोकॉन्ड्रिया यूज कर लेता है, और बचती है 38 एटीपी, और इसी का ही यूज करते हैं। एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये कोशिका के लिए ऊर्जा सिक्का है। क्या है, ऊर्जा सिक्का। क्या है, ऊर्जा सिक्का है। क्या है, ऊर्जा सिक्का। इस बात का ध्यान रखना। अब आगे समझो, हुआ क्या, ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। अब कोशिका में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारे रक्त में आएगा, और रक्त से हमारे फेफड़े में, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देंगे। बेटा ये पूरी प्रक्रिया होती है। देखो फिर से समझ लो, इसको मैं अलग से समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना बेटा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज तब ये निकल जाएगा। बेटा ध्यान से देखना क्या हुआ। पेन थोड़ा पतला कर लेता हूं। देखो, हमारा था एक श्वसन तंत्र। क्या था, श्वसन तंत्र। एक है पाचन तंत्र, ठीक है। और ये है हमारी पाइप जिसमें हमारा बहता है रक्त, ठीक है। इसमें रक्त बहता है। पाचन तंत्र के द्वारा हमारे रक्त में आ गया है क्या, ग्लूकोज C6H12O6, और रक्त से पहुंच गया किसके पास, कोशिका के पास। किसके पास, कोशिका के पास। रक्त के द्वारा कोशिका के पास। कहां से, पाचन तंत्र से। श्वसन तंत्र के द्वारा ऑक्सीजन, श्वसन तंत्र के द्वारा ऑक्सीजन ये पहुंच गया हमारे रक्त में। तो दो चीज हमारी हो गई, ऑक्सीजन भी हमारे कोशिका के पास पहुंच गया। ये दोनों चीज जब हमारे कोशिका में पहुंचती है ना, तो क्या करती हैं, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और ऊर्जा बनती है। यही एटीपी का उपयोग कोशिका करता है अपना काम चलाने के लिए, और फिर इसके बाद सारी चीजें हो जाती हैं भाई। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां पे बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे इसमें आ जाता है,
रक्तवाहिनी में और फिर हम फेफड़े के द्वारा इसको बाहर निकाल देते हैं। बेटा ये पूरी लंबी क्रिया होती है, इस बात का ध्यान रखना। ये कोई ना बताएगा तुम्हें, पूरे यूट्यूब में जाकर देख लेना। अब आता है बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र, सबसे खतरनाक, एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यही से पूछता है। अब इसको देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है बेटा? कुशाग्र बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी नहीं होता। जो बड़ी आंत होती है ना, उसका एक काम होता है जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत क्या करता है? पानी को केवल सोखती है, इसके अलावा कोई भी काम नहीं करती। बड़ी आंत केवल पानी का अवशोषण करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, इसको समझते हैं। कह रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र जो है मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। भाई जाहिर सी बात है यार, अब इसके अलावा क्या ही काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, हाँ दिल धड़कता तुम्हारे लिए, आई लव यू बेटा, बहुत मारेंगे। अब आ गया, रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों और ऊतकों तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है। यानी सभी कोशिकाओं को जो ऊर्जा देने काम होता है वो यही करता है। सभी कोशिकाओं के पास एनर्जी ले जाएगा, ऊर्जा ले जाएगा। ले भैया जो तुझे चाहिए मैं सब दे रहा हूं, तू क्या लेगा, जो चाहिए तू मैं सब दे रहा हूं। तो ग्लूकोज का वहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करना, सब इसी के जिम्मे, इसी के मत्थे होता है। अब देखो आगे, अब जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ये दो प्रकार का होता है, एक खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और एक बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र ये काकरोच है, कीड़े मकोड़े, उसमें पाया जाता है। और बंद परिसंचरण तंत्र हम लोग में, हाथी में, बड़े जानवरों में पाया जाता है। ये छोटे मोटे जानवर में, कीड़े मकोड़े में पाया जाता है, और ये बड़े बड़े जानवर में, हाथी, जैसे यहां पे हाथी पड़ रहा। अब आओ समझो कि खुला परिसंचरण तंत्र या फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। अब यहां पे देखो काकरोच है, टिड्डा है, झींगा है, केकड़ा है, मकड़ी है और बिच्छू है और घोंगा है। अब पता काकरोच, भैया इतना क्या ही बताऊं, इससे क्या लोगों की दुश्मनी होती है, खास करके लड़कियों से। लड़कियों से पता नहीं इसकी क्या दुश्मनी, नहीं लड़कियों की इससे क्या दुश्मनी होती है बेचारे को। देखते ही मान लो कॉकरोच, या जंप करेंगी या काकरोच देख करके लगता है कि भाई खा जाएगा। भाई इतना बड़ा सा काकरोच है और उसको देख करके यार भाई काकरोच भागो, यार इससे क्या मतलब बेचारा डरना। काकरोच खुद बेचारा छोटा सा कीड़ा है। छिपकली वो तो डायनासोर का काम कर जाता है इन लोगों लड़कियों के लिए, बुरा मत माना यार, लेकिन यही हकीकत है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब आ गया, तो कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र जीवों में पाई जाने वाली एक प्रकार की परिसंचरण प्रणाली होती है, मतलब कि चीजों को ले जाने वाला, लाने वाला, जिसमें रक्त नामक तरल पदार्थ स्वतंत्र रूप से गुहा में बहता है और सीधे ऊतकों को बहता है। मतलब जैसे क्या होता है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है ना, वो नली के द्वारा जाता है। इसके पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है, ये खून निकला बह गया सबके पास, फिर आया, फिर यहां पर हृदय में आया, फिर मतलब पूरे शरीर में ब्लड ऐसे ही बहता रहता है। जैसे पानी गिरा दो तो पानी बहता चला जाएगा, इसको रास्ते की जरूरत नहीं है, गिरा दो ये पानी पहुंच जाएगा। सेम इसके में होता है कि जो रक्त होता है ये संपूर्ण शरीर में ऐसे ही फ्लो होता रहता है। ये प्रेसेज क्या है बेटा कह रहे हो? रेड शॉर्ट बेटा तुम कमेंट सेक्शन में बात कर ले, मैं कमेंट में बात कर लूंगा। अब आता है बेटा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। और रॉकी भाई कैसा लगा मेरा? भाई दाढ़ी मेरी छोटी हो गई यार, नहीं तो मैं भी खतरनाक लग रहा था। ठोक देगा बेटा, होश में सबके सब पढ़ाई कर लो। अब आ गया, तो कह रहा ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों के द्वारा हो, तो उसे हम कहते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि में पाया जाता है। मतलब वह तंत्र जो लाइक बंद पाया जाए, मतलब लाइक रक्त जो है धमनी, सिरा, इन सब के द्वारा बहता है, तो इसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, मतलब बंद वाला। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में याद रखना कि धमनी, सिरा यानी रक्त वाहिनी पाई जाएंगी। खुला वाले में रक्त वाहिनियों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियों की आवश्यकता होती है और खुले वाले में नहीं होती है, बस इतना ही अंतर है। अब आता है रक्त परिसंचरण तंत्र के कितने भाग। भाई ये अब यहां से समझ ले बेटा, जिसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है नहीं पड़ेगा, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, इस बात को समझो। रक्त परिसंचरण तंत्र के भैया 3 भाग होते हैं, एक है हमारा रक्त, दूसरा है रक्त वाहिनियां और भैया तीसरा है हमारा हृदय।
रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग, एक है तो हमारा रक्त, दूसरा है रक्त वाहिनियां और तीसरा है हृदय। पहले हम लोग रक्त हृदय को पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। अब 3 प्रकार की रक्त वाहिनी पाई जाती हैं, एक धमनी, एक शिरा, एक केशिका। धमनी में बेटा ऑक्सीकृत ब्लड पाया जाएगा, शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पाया जाएगा, और केशिका का काम क्या होता है, इन दोनों को जोड़ना। इन दोनों को जोड़ने का जो काम होता है वो इस बिचारी केशिका का होता है। बेटा कोशिका नहीं है ये, कोशिका नहीं है ये, केशिका है, केशिका, कैपिलरीज, इसे केशिका बोलेंगे, याद रखना। ये कोशिका नहीं, केशिका है। और धमनी और शिरा, धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। अभी आप बस इतना ही समझो, ठीक है। अब देखो रक्त वाहिनियों को समझो। पहले कह रहा है शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं जिनसे रक्त बहाव होता है, मतलब वे नली जिसे रक्त बहता है उसे रक्त वाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियां कहती हैं। रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है, मतलब इन्हीं के द्वारा जो रक्त है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, वो इन्हीं के द्वारा ही सभी कोशिकाओं के पास पहुंचता है। एकदम से बात क्लियर रखना, ठीक है। ठीक, अब आगे देखो। अब कहता है ये रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की, धमनी, शिरा और केशिका। अब धमनी देखो बेटा, धमनी कहां पे? देखो बेटा हम लोग को ये जो दिखाई देती है ना, ये नीली नीली, हाँ सबके सब अपना देखो, ये जो ब्लू रंग की जो दिखाई दे रही है ना, ये कहोगे ये बेटा शिरा होती है। हमारे हाथों में जो ये दिखाई दे रही है ना, ऐसे हम लोग ऐसे देखेंगे, ये ब्लू रंग की दिखाई देती है यहां पर, तो ये जो दिखाई देती है ये शिरा दिखाई देती है, और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पाया जाता है, यानी अशुद्ध रक्त होता है। तो सर शिरा कहां पाई, धमनी कहां पाई जाती है? बेटा धमनी ये थोड़ा सा हमारे शरीर के और अंदर पाई जाती है, शिरा हमारे ब्लू रंग की ऊपर दिखाई देती है, जो धमनी होती है वो शरीर के थोड़ा सा अंदर पाई जाती है। अब यहां पे टच करो, यहां पे टच करना, यहां पे टच करो, यहां पे तो आपको ऐसे ऐसे पंप होता है वो फील होगा। टच करो यहां पे कहां, ये वाले यहां से, यहां पे इस वाले हिस्से में टच करो, दोनों तरफ। तो ये जो तुम्हें टच होता है वहां पे पंप होता है वो दिखाई दे रहा है ना, वो धमनी है। ये जो हमारे यहां पे हिस्सा है यही हमारा धमनी है। बाकी जो हमें यहां पे सब ये दिखाई दे रहा है ना, ये नीली नीली रंग की, यहां पे नीले रंग का, यहां पे कुछ लाइन दिखाई दे, पाइप दिखाई दे रही है, यहां पर कुछ पाइप दिखाई दे रही है, जिसे रक्त वाहिनियां कहती हैं, ये शिरा होती है। अब कहोगे सर चलिए मैं मान लिया कि ये शिरा हो गई, धमनी, सर केशिका कहां पर होती है? केशिका का मुद्दा समझो। केशिका हमारे हाथ के आखिरी छोर पे, हमारे पैरों के आखिरी छोर पे। अब देखो जैसे रक्त यहां पर आया, हमारे यहां पर आएगा कि नहीं आएगा रक्त? अब यहां से वापस तो भी जाना ना शुद्ध रक्त, पूरे शरीर में देखो रक्त एक बार फ्लो के आता है और फिर वापस भी जाना रहता है। तो आने के लिए तो आ गया, अब जब जा रहा है ना तो उनके दोनों बीच में हमारा एक पॉइंट पड़ता है कि देखो ये ब्लड गया और ब्लड वापस आ रहा है। अब जब आ रहा है ना तो इनके देखो, ये जब आया, जब ब्लड आया तो इसको धमनी कहेंगे, और जब जा रहा है तो इसको शिरा के द्वारा जाता है। अब इनके बीच का जो काम है ना वो हमारी ऐसी कई सारी पतली पतली भाग में बटी होती है, इसी को शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शिरा। ये बहुत पतली पतली होती हैं। रक्त जब आएगा तो धमनी के द्वारा, और जब वापस जाना होता है वो शिरा के द्वारा जाता है। इनके बीच का जो काम करता है वो है हमारी शिराएं। हमारी इसी ये हाथ की जो सबसे आखिरी भाग है ना, यहां पर, ये यहां पर एकदम से वहां पर शिराएं पाई जाती हैं। शिरा करो तो हमारी कैपिलरीज की शिकाएं पाई जाती हैं, जो कि धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती हैं, कैपिलरीज। अब समझो हमारे हृदय की संरचना। हृदय की संरचना समझ लोगे तो बेटा समझ लो कि बहुत कुछ आपको समझ में आ गया। मैं इसको आपको पूरा ढंग से समझाने जा रहा हूं, थोड़ा सा फोकस होकर समझोगे, मजा आता है। ये देखो ये है हमारा हृदय। अब मैंने दिल वाला शेप रख दिया, मत कहना सर ओहो मजा आ गई सर, दिल को मैं तो यही वाला दिल भेजूंगा किसी को, बेटा काम ना आएगा। ये बेटा हमारा हृदय है, और हृदय के 4 हिस्से हैं ये। अब इस चारों हिस्से में से इस वाले हिस्से को दायां बोला जाएगा, इसको बोलेंगे राइट, दायां। ये दायां भाग है, ठीक है। ये बायां है, मतलब अगर हम हृदय को अपने बीच से बांट देंगे तो इधर वाला दायां कहलाएगा
ये दायां है, ये बायां है, ठीक है। और अगर हम ऊपर से ऐसे काट देंगे तो ऊपर वाला हमारा अलिंद कहलाएगा, अलिंद, और नीचे वाला निलय। हमने ऐसे काटा तो ये दायां ये बायां, ऊपर नीचे से ऐसे काट दिया तो ऊपर वाला अलिंद कहलाया, नीचे वाला निलय। तो अब ये वाला भाग की बात करते हैं, तो ये है दायां और ये है अलिंद, तो ये वाला जो भाग होगा वो दायां अलिंद कहलाएगा। देखो ये वाला भाग क्या है, दायां अलिंद। नीचे आओ, ये वाला भाग तो दायां है लेकिन निलय का भाग है, तो ये वाला जो भाग हो वो क्या कहलाएगा, दायां निलय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दायां निलय। इधर आओ, ये पूरा हिस्सा बायां है, ये पूरा बायां है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से को अलिंद कहते हैं, तो इसे बोला जाएगा बायां अलिंद। क्या बोलेंगे, बायां अलिंद। और नीचे वाले को निलय बोलते हैं, लेकिन है ये बायां, तो इसे बायां निलय बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, बायां निलय। फिर से समझ लो एक बार, ये जो भाग है इसको दायां अलिंद, इसे बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। कंफर्म रखना, कंफ्यूज मत होना, नहीं लोचा हो जाएगा, फिर मुझे मत कहना सर ऐसा हो गया। अब समझो है क्या कि हाँ, मान लो यहां पर है, यह है चिंटुआ का शरीर, यह है चिंटू का शरीर, अरे मतलब लड़की बना दिया। मान लो चिंटू का शरीर है, ये पजामा वजामा पहनी हुई है, ठीक है, खुश है। अब देखो इसके में फेफड़े पाए जाएंगे, फेफड़े में हमारा साथ में दिल भी पाया जाएगा, यहां पे दिल होगा, इसके ऊपर फेफड़ा होगा। अब हुआ क्या कि इसके पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है, इसके पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध वाला, वो क्या होगा, अशुद्ध रक्त हमारे इस वाले पोर्शन में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां पर आएगा, इस वाले में। किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, महाशिरा के द्वारा। महाशिरा के द्वारा संपूर्ण शरीर से जो ब्लड है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो यहां पर आएगा। तो इस वाले पोर्शन में यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो दाएं अलिंद से दाएं नीले में पहुंचेगा, यानी अब यहां पर आ गया, तो इस भाग में भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पाया जाएगा। क्या हुआ, महाशिरा के द्वारा संपूर्ण शरीर से ब्लड दाएं अलिंद में आया, दाएं अलिंद से दाएं नीले में पहुंच गया। अब दाएं नीले से बेटा एक हमारी धमनी जुड़ी होती है, कौन सी, एक हमारी धमनी जुड़ी है, जो कि डायरेक्ट फेफड़े में लेकर जाएगी। यह बेटा फुफ्फुस धमनी, क्या कहलाएगी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पाया जाता है। कौन सा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पाया जाता है कहां पर, इसे दाएं निलय से। दाएं निलय से बेटा फुफ्फुस धमनी जुड़ी होती है और वो ब्लड हमारे फेफड़े में भेजेगा। फेफड़े में क्या होगा, यहां पर कूपिका के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, कूपिका, मैंने बोला था ना कूपिका काम आएगा। कूपिका से कार्बन डाइऑक्सीजन का लेन देन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन जोड़ देगी, और यहां से बेटा फुफ्फुस सिरा जुड़ी होती है। क्या, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा में कैसा ब्लड पाया जाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड। कैसा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब हमारे फेफड़े से ऑक्सीकृत ब्लड जो है हमारे बाएं अलिंद में आ चुका है। बाएं अलिंद में ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड बाएं अलिंद पंप करके कहां भेजेगा, हमारे बाएं निलय में भेजेगा। कहां पर, यहां पर, यानी हमारा यहां पर आ गया। अब बायां निलय जो है यहां से जुड़ी होती है बेटा महाधमनी। क्या जुड़ी होती है बेटा, महाधमनी, महाधमनी। अब महाधमनी क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है पूरे शरीर में भेजेगा। कहां पर, पूरे शरीर में भेज देगा, किसके लिए, शुद्ध होने के लिए, पूरे शरीर में भेजेगा। तो ये प्रक्रिया क्या कराती है, हमारी हृदय का रक्त परिसंचरण। इस प्रकार से पूरा काम हुआ। शरीर से पूरा ब्लड हमारे यहां पर आया दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में गया। दायां निलय बेटा इसको पंप करके कहां भेजेगा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा हमारे फेफड़े में।
फेफड़ों में बेटा कूपिकाएं पाई जाती हैं। कूपिका क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगी और ऑक्सीजन डाल देगी। ऑक्सीजन डालने के बाद जो ब्लड है वो फुफ्फुस शिरा के द्वारा बहता हुआ हमारे कहां पर आएगा, बाएं लिंद में। बाएं लिंद इस शुद्ध रक्त को पंप करके भेजेगा हमारे बाएं लीवर में, और यहां से ब्लड हमारा महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया होती है बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र में। और बेटा इस पूरी प्रक्रिया में रक्त 2 बार पंप होता है। कितनी बार, एक बार जब यहां से हमारे फेफड़े में भेजा जाएगा और यहां से जब शरीर में भेजा जाता है, तो हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में 2 बार ब्लड आता है। एक बार अशुद्ध ब्लड आया और एक बार शुद्ध ब्लड आया, अशुद्ध और शुद्ध। इस वजह से हमारे रक्त को, हमारे फेफड़े को 2 बार पंप करना पड़ता है। इस वजह से इसे कहा जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्योंकि एक बार हमारे हृदय को अशुद्ध रक्त को पंप करना पड़ता है और एक बार शुद्ध रक्त को पंप करना पड़ता है। इसी को कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो, अब थोड़ा सा रक्त के बारे में समझो कि ई भैया ब्लड का मुद्दा क्या होता है। भाई ई का बवाल है भाई, इसको तो कोई हल्के में ले लेता कि भाई ब्लड होगा, ब्लड होगा, ठीक है, खून है। खून करना नहीं है बेटा, खून को समझना है। कह रहा है रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। आपने पढ़ा होगा, इस ऊतक में WBC, RBC और प्लेटलेट्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इस प्रकृति की, इसकी जो प्रकृति होता है, ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, ब्लड क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान 7.4 होता है, याद रखना। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक समान इंसान के शरीर में खून की मात्रा लगभग उसके वजन का 7%। मान लो मैं 100 किलो हूं, तो 100 किलो का 7% कितना होता है, 7 किलो। 100 किलो का 7% होगा 7 केजी। 100 किलो मेरा वेट है, तो इसका 7% कितना होगा, 7 केजी। तो 7 किलो मेरे शरीर में क्या होगा, ब्लड होगा। मैं 60 किलो का हूं, तो 60 किलो के हिसाब से 7% निकालो। तुम्हारे शरीर का जो वेट है उसका 7% निकाल लो, उतना तुम्हारे शरीर में ब्लड होगा ही हो, उतना होना चाहिए। अब मान लो नहीं है तो भैया मैं क्या कर सकता हूं, बात दूसरी है यार। अब आ गया, पुरुषों में यह 5 से 6 लीटर होती है और महिलाओं में 4 से 5 लीटर होता है। मतलब ऐसा ऑन एन एवरेज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। क्या कह रहा है, पुरुषों में यह मात्रा 5 से 6 लीटर होती है और महिलाओं में यह 4 से 5 लीटर होता है। यानी महिलाओं के शरीर में खून कम होता है। लेकिन यह बात होती है शादी से पहले की। कब, शादी से पहले की स्थिति, शादी से पहले की स्थिति है। जब शादी से पहले की बात होती है तो शादी के पहले पुरुषों में जो खून की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है और लड़कियों में 4 से 5 लीटर होती है। जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद यह मात्रा बदल जाती है। यहां पर लड़कियों में हो जाता है 5 से 6 लीटर और लड़कों में हो जाता है 4 से 5 लीटर। कहोगे सर अब कैसे, अरे भाई ये लॉजिक है, खून चूसती है लड़कियां, क्या करती हैं, खून चूसती हैं। मजाक कर रहा हूं बेटा, कह रहा खून चूसती है तो भाई नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, जितना था उतना ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते। बस मैं सिर्फ बोल दिया। अब कोई बहन है दीदी बुरा मत मानना कि ऐसा होता है, बट ये जान लो कि पुरुषों में जो रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है और हमेशा ही होती है, और लड़कियों में 4 से 5 लीटर होती है। शादी के बाद नहीं बदलता। मैं कहे बस रहा हूं कि खून चूस लेती हैं वो हो जाता है, वो बात अलग है कि खून चूसने के बाद बढ़ जाता है। दिल पे बात मत लेना। सर क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, हंसी मजाक है। अब बात करते हैं रक्तदाब की कि आखिर रक्तदाब क्या होता है। तो कह रहा है रक्तदाब जो है वो हमारे ब्लड के प्रेशर को मापा जाता है, कि ब्लड को, जो ब्लड प्रेशर है उसको मापने का काम करता है। और किसके द्वारा, स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा। स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्त का जो प्रेशर उसको मेजर किया जाता है। एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका जो रक्तदाब होता है 120 से 80, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये रक्त का निर्माण कहां पर होता है, तो जो रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहां पाई जाती है, ये जो हमारी हड्डियां होती है ना, तो हड्डियों के बीच में ही अस्थि मज्जा पाया जाता है। दूसरा, जब बच्चा भ्रूण में होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है, उस अवस्था में जो ब्लड का निर्माण होता है वो यकृत में होता है।
जब बच्चा पेट में होता है मां के, तो उस समय जो ब्लड का निर्माण बच्चे के लिए होता है वो यकृत में होता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो रक्त का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? हमारे हड्डियों के बीच में, अस्थि मज्जा में। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे आओ, ये बेटा यहां पर देख सकते हो कि हमारी जो हड्डी होती है, जो हम कहते हैं एकदम से ठोस होती है, नहीं, हमारी हड्डी थोड़ा सा खोखली टाइप की होती है। और इसी के अंदर यहीं पर इस अस्थि मज्जा यानी हड्डी के बीच में ही हमारे जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सारी रक्त कोशिकाएं हैं वो यहीं पर मैन्युफैक्चर होती हैं। अस्थि मज्जा में ही रक्त कोशिकाओं का निर्माण हुआ करता है, ठीक है। अब रक्त का संगठन देखो कि रक्त में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा हम रेशियो मानते हैं। मान लो ये था हमारा एक पाइप, इस पाइप में रक्त भरा हुआ है और यहां पे 100% है। कितना? 100% ब्लड भरा है। अब इस 100% को हमने सोचा कि थोड़ा अलग करते हैं, इसमें देखते हैं रक्त कोशिकाएं कितना है और भैया प्लाज्मा। देखो रक्त कोशिका और प्लाज्मा, प्लाज्मा को अगर हम बांटेंगे तो 55% यानी थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 55% ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा समझ लो कि अधिकतर पानी, प्लाज्मा मतलब पानी। और बाकी जो रक्त कोशिकाएं हैं आरबीसी, ये 45% होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ 45% होता है। 100% में से 55% केवल प्लाज्मा होता है और उस प्लाज्मा में प्रोटीन, फलाना ढिमाका सारी चीजें आ जाती हैं। और 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इस बात का याद रखना। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स, और भैया हमारा रक्त बिमाणु यानी प्लेटलेट्स। इतना लोचा होता है। अब देखो इस प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा का मैक्सिमम हिस्सा जो है 90% वाटर ही होता है। और बेटा अगर प्लाज्मा ना हो तो याद रखना, यह रक्त जो हमारी रक्त है, जो रक्त में पानी दिखाई देता है ना, वो ही प्लाज्मा ही होता है। प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज, अन्य चीजें, इतनी सारी चीजों से मिलकर के प्लाज्मा का निर्माण हुआ रहता है। अब देखो, अब कहोगे सर प्रोटीन की क्या जरूरत है? देखो बेटा, प्रोटीन इसलिए प्लाज्मा को चाहिए ताकि जो ये कोशिकाएं हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये जीवित रह सकें, इनको जिंदा रखने के लिए। अब आगे देखो, इस प्रकार से यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारा रक्त बह रहा है, ये रक्त है। अब रक्त में ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, रेड 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 रेड, ये हमारी आरबीसी है। क्या है बेटा? देखते जाओ, ये हमारी आरबीसी है, ठीक। अब ये पीले रंग का जो द्रव दिखाई दे रहा है, जो पीला पीला भरा पड़ा है, इस पीले रंग को ही, इस पीले वाले भाग को हम प्लाज्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लाज्मा। और ये जो हमारे दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा बड़ा, ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये है, ये इसे कहा जाएगा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोलेंगे इसको हम? जो ये नीले रंग का दिखाई दे रहा है, इसे व्हाइट ब्लड सेल्स बोलेंगे, ये जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है। और इनमें छोटी छोटी ये संरचना दिखाई दे रही है, ये बेटा प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? इसे प्लेटलेट्स बोला जाता है, बिंबाणु, प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमाना, खून को जमाने काम जो है ना, इन्हीं प्लेटलेट्स का ही होता है। प्लाज्मा को समझ लो, प्लाज्मा क्या है? यह एक रक्त का तरल अवस्था होता है, यह रक्त का तरल अवस्था होता है, और साथ ही साथ में रक्त में कोशिकाओं का वहन यही करता है। इसका 90% भाग वाटर होता है। बिलरुबिन, जो हमारे जो लैट्रिन का पीला रंग होता है, बिलरुबिन के जैसा होता है। बिलरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है, मतलब कि पीला रंग है तो बिलरुबिन पाया जाएगा, पीला रंग है तो बिलरुबिन पाया जाएगा। इस बात को क्लियर रखना। फिर है 90% वाटर है, बाकी सब चीजें पाई जाती है 10% में। अब बात करते हैं आरबीसी की। भाई देख, इतना डिस्ट्रीब्यूट करके, इतना अलग अलग करके सारी चीजें बेटा कहीं पर कोई ना पढ़ाएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से तो पढ़ लो, दोबारा मौका ना मिलेगा शायद इतने अच्छे से। अब कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वयस्क, मतलब अस्थि मज्जा में होता है, जब हम लोग जवान होते हैं। जब भ्रूण में बच्चा रहता है तो यकृत में इसका निर्माण होता है। और आरबीसी का जो जीवन काल रहता है, कितने समय तक जिंदा रहती है? तो भैया 120 दिन तक। मतलब जो आरबीसी है, जैसे हम लोग हैं 60 साल तक जिंदा रहते हैं, 70 साल तक, 80 साल तक, तो आरबीसी कितने दिन तक? तो बेटा आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है। और ये इसकी मृत्यु जब होती है ना, ये कहां पर होती है? प्लीहा, स्प्लीन एक जगह है हमारे शरीर में होती है, वहां पे जाके मर जाती हैं। अच्छा, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? बेटा ऑक्सीजन का वहन करना। जो हमारे जो आरबीसी है, लाल रक्त कोशिकाएं,
अब जो आरबीसी है ये हीमोग्लोबिन के वजह से, किसके वजह से? हीमोग्लोबिन के वजह से इसका रक्त का रंग है वो लाल पाया जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में एक ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है इसके अंदर, हेमेटिन और ग्लोबिन। ये हेमेटिन और ग्लोबिन दोनों अलग अलग है मुद्दा, अब इसको समझो पहले। ओहो यार कहां भागा चला जा रहा है, देख भाई समझ, कह रहा ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्या है? एक प्रोटीन जो दो चीजों से मिलकर बना है, एक हेमेटिन है और एक ग्लोबिन है। हेमेटिन जो है ये इसका जो मुख्य कार्य होता है, ये इसमें पाया जाता है आयरन, कहते हैं ना हमारे रक्त में जो आयरन पाया जाता है, और इसी आयरन के वजह से ही ऑक्सीजन का वहन होता है, सॉरी रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल, और ये ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है। हीमोग्लोबिन का दो भाग करेंगे, देखो हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त का वहन भी करता है, ये हमारा क्या बोलते हैं, इसमें क्या है आयरन नाम का तत्व भी पाया जाता है, इसका रंग भी लाल करता है। तो जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन में हीमेटिन पाया जाता है जो कि रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और ग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है। ध्यान सुनना बेटा, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, और उस प्रोटीन के दो हिस्से हैं, एक हेमेटिन और एक ग्लोबिन। हेमेटिन क्या करता है? उसमें पाया जाता है आयरन, हेमेटिन में पाया जाता है आयरन जो कि क्या करता है? रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है। इस बात का ध्यान रखना। अब आता है भैया WBC। ये बेटा रक्त कोशिकाओं का जो काम है ना, ये फाइट करना है। ये मान लो शरीर में कोई लाइक बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, हाँ, ये क्या करता है? इसका काम, इसका जो मुद्दा है ये वहन करने का काम करता है, मतलब सारी चीजों को निपटाना। लाइक आ जाओ बेटा, कोई वायरस आया है, ठोक देंगे तुमको, गोली मार दी जाएगी बेटा, निपटा देंगे तुम्हें, होश में रहो, मतलब इसका ये काम है। फिर यह जीवाणुओं और बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। एक प्रकार से इसे रक्त का पुलिसमैन भी कहते हैं। भाई पुलिस का काम क्या है बेटा? सबका निपटाना बेटा, आओ आओ तुमको देख लेंगे, वही काम। फिर आता है बेटा प्लेटलेट्स। इसका कार्य है रक्त का थक्का जमाना। मान लो इसी में से है, मान लो खुशी राजपूत, नहीं यार इसका नहीं बोलेंगे, मान लो रोहित वर्मा है। रोहित वर्मा आगे चल करके प्रेम इश्क में पड़ जाते हैं, और प्रेम इश्क में पड़ने के बाद इनकी जो महिला मित्र कहती है बेटा यू डिजर्व, मतलब लाइक होता ना कि तुम मुझसे अच्छा डिजर्व करते हो, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इनको लगा धोखा, ओ माई चीटिंग मेरे साथ करता है, और ये घर में गए और काट लिए अपनी नस। भाई नस ना काट पाए, लेकिन ऐसे 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 खूब काटने की कोशिश की। अब खूब काटने के बाद रक्त बहेगा, खून बहेगा, लेकिन कुछ समय बाद खून बहना बंद हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं ज्यादा काट लोगे तो बर्तन नहीं बंद होगा, पता चला एकदम से काट पीट लिए नहीं बंद होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ऐसे ऐसे काट रहे हो, हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो कुछ समय बाद रक्त बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बन जाता है रक्त का थक्का, और किसके वजह से बनता है? प्लेटलेट्स की वजह से। ये हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, जो कि रक्त का थक्का जमाने काम करती हैं। किसका काम करती हैं? रक्त का थक्का जमाने काम करती हैं। अच्छा, तो ये ब्लड में थक्का क्यों नहीं जम जाता? भाई देखो, जब ब्लड बाहर बहता है ना कट के, तो ही थक्का जमता है, लेकिन ब्लड जब हमारे नसों में बहता है तब थक्का क्यों नहीं जमता? एक्चुअली पाया जाता है हेपेरिन। हेपेरिन नाम का एक केमिकल पदार्थ पाया जाता है, और इस हेपेरिन के वजह से हमारे रक्त कोशिकाओं में थक्का नहीं जमता। लेकिन जब ऐसे हम काट लेते हैं तो ही रक्त का थक्का जमेगा। तो हमारे बीच में, नसों के बीच में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता? क्योंकि पाया जाता है हेपेरिन, ये रक्त को थक्का जमने से रोकता है। ठीक है। अब लसिका भी एग्जाम में पूछता भैया प्लाज्मा और लसिका में अंतर, तो लसिका को समझ लो बेटा। मैं हर एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं बेटा, आप जाके क्लास किसी क्लास उठा के देखना, इतने डीप में और एक एक टॉपिक कोई ना पढ़ाया है। जो बच्चा आज की क्लास कर लेगा और नोट्स बना लेगा ना, समझ लेना कि अमर हो गया वो। लसिका या लिम्फ रुधिर और ऊतक द्रव के बीच का एक द्रव होता है। यह छना हुआ रुधिर कहा जा सकता है, मतलब इसमें से कोशिकाओं को निकाल लो, बाकी छना हुआ है। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं।
रुधिर की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा इसमें कम होती है, जैसे हमारा ब्लड में प्रोटीन ज्यादा होता है लेकिन इसमें प्रोटीन कम होता है। और आगे, क्योंकि रुधिर कोशिकाओं की दीवारों से छनते समय रुधिर प्रोटीन्स की अधिक मात्रा रुधिर में ही रह जाती है। मतलब कि देखो, रक्त को छनने के बाद रक्त को छान लो, उसमें से मैक्सिमम चीजें निकाल लो, जो बाकी बचेगा ना वो लसिका कहलाता है। सुनो, रक्त को छान लो, उसमें से मैक्सिमम चीज निकाल लो, जो बाकी बचा वो लसिका कहलाता है। यानी रक्त का छना हुआ जो भाग होता है उसी को ही लसिका कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र। एग्जाम के दृष्टि से बेटा 6 मार्क्स में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक, ये समझो। कह रहा है मानव उत्सर्जन प्रणाली मनुष्य में अपशिष्ट के उन्मूलन, मतलब कि अब खा पी लिए हो, पाचन हो गया, परिसंचरण सब कुछ हो गया, तो भैया उसको निपटाना भी तो है, दुनिया भर की सारी चीजें। तो उसको निपटाने के लिए मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के में 2 हिस्से, 2 गुर्दे, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग पाया जाता है। ये सारी चीजें मिलकर के हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालती हैं। अब देखो, गुर्दे जो है प्रमुख उत्सर्जन अंग है, जो मानव शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। मतलब ये उत्सर्जी अंग है जो कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते रहते हैं। मनुष्य में गुर्दे की लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, तथा इसका जो वजन होता है वो 120 से 170 ग्राम तक होता है। कितना? 120 से 170 ग्राम होता है। और इसमें देखो, ये बाहरी आवरण है। अब कहो कि गुर्दा मूत्र का निर्माण करता है, नहीं, गुर्दे के अंदर एक इकाई पाई जाती है जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है? यह रक्त को छानता है। रक्त को छानना और उससे मूत्र को निर्माण करना ना, उसके अंदर पाए जाने वाला नेफ्रॉन करता है। अभी नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी ये जानो कि इसके अंदर का जो मेन काम करने वाला है वो कौन है? नेफ्रॉन। इस वजह से इसकी कार्यात्मक इकाई कौन होता है बेटा? वो होती है हमारी नेफ्रॉन। इस बात का ध्यान रखना। कर रहा है एक गुर्दे में 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? एक में। अगर 2 गुर्दा है तो यानी 20 लाख। कितने? 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। वृक्क का उत्पाद क्या है? वृक्क से किसका निर्माण होता है बेटा? मूत्र का। अब समझो मूत्रवाहिनी क्या है। देखो, वृक्क हो गया, अब इसके बाद ये जो पाइप है इसी को मूत्रवाहिनी कहते हैं। गुर्दा का एक पतली और मांसल नली के द्वारा श्रोणि से जुड़ी होती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। मतलब कि 1-2 पाइप होती हैं जो कि किडनी से आगे निकली होती हैं। हाँ, क्यों? माइक चेंज कर देना मेरा आकर के। अब नहीं, 9 बजे तक। तो मूत्रवाहिनी जो है वो क्या करती है? मांस की बनी होती है और किडनी से बाहर निकली होती है, जिसका काम होता है मूत्र को मूत्राशय तक ले जाना। मूत्राशय क्या है? यह एक मांस की थैली होती है, संरचना होती है जो मूत्र को संग्रहित करती है। इसमें लगभग 400 से 600 मिलीलीटर यानी आधा लीटर तक मूत्र को स्टोर किया जाता है। आधे लीटर तक मूत्र को स्टोर कर सकते हैं। और मूत्र मार्ग क्या है? यह शरीर का मूत्र को बाहर निकालने में मदद करता है। मतलब इस मूत्र मार्ग के तो देखो, कोई और इमेज है? देखो, ऐसा समझो, ये हमारे वृक्क हैं, ये हमारी मूत्रवाहिनी है। क्या है बेटा? ये हमारी मूत्रवाहिनी है। इससे आकर के मूत्र, ये हमारा मूत्राशय जहां पर मूत्र स्टोर होता है। कितना? लगभग 400 से 600, कहीं पर ये पे 500 मिली भी लिखा रहता है, 500 से 700 लिखा रहता है। परेशान हो, सब आसपास की चीजें। और इसका जो आखिरी भाग है ये वाला, इसको ही मूत्र मार्ग कहते हैं, जहां के द्वारा हम लोग मूत्र को बाहर निकाल देते हैं। इसी को कहा जाता है मूत्र मार्ग, और इसी के द्वारा हम लोग मूत्र को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यहां तक मुद्दा होता है हमारे किसके? उत्सर्जन तंत्र का। ये छोटा सा होता है, बस ज्यादा बड़ा नहीं। अब आता भैया नेफ्रॉन की संरचना, खतरनाक, बहुत बड़ा। नेफ्रॉन जो है ना, ये किडनी का सबसे खतरनाक वाला इलाका है। नेफ्रॉन किडनी का सबसे खतरनाक वाला इलाका है। अब इसे नेफ्रॉन जो है वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहते हैं। प्रत्येक वृक्काणु रुधिर को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है। वृक्काणु के निम्नलिखित भाग होते हैं: एक बोमन संपुट जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और एक लंबी नलिका। देखो होता क्या है, ध्यान से समझना मैं जो बताने जा रहा हूं। क्या होता है कि संपूर्ण शरीर से जो रक्त है वो आकर के इसे बोमन संपुट वाले भाग में इकट्ठा होता है। कहां पर? इस बोमन संपुट में, जो कि एक कुप्पी के आकार का होता है।
अब जब रक्त यहां पर आता है ना, तो रक्त से छन करके यहां पर ग्लूकोज नहीं, आप कुछ हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, जल है और कुछ अन्य मिनरल्स तत्व जो है सब इसमें छन के आ जाते हैं। छनने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे इस पाइप में बहते रहते हैं, ठीक है, बहते रहते हैं। अब क्या होता है कि जो जल की मात्रा ज्यादा आ गई, कुछ मिनरल्स आ गया, ग्लूकोज आ गया, तो ग्लूकोज को फिर से एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी रक्तवाहिनी इसके चारों तरफ लिपटी होती है। क्या होती है? चारों तरफ लिपटी होती है। और जब लिपटी हुई है उसके बाद इससे पोषक तत्व को फिर से एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जो बचा हुआ मटेरियल है, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सब इसी नलिका के द्वारा धीरे से आगे होकर के बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं मूत्र का निर्माण होना। तो ये बेटा पूरा कांड जो है हमारे नेफ्रॉन में होता है। फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पादपों में परिवहन, पादपों में वाहन। अब पादपों में वाहन के लिए बेटा दो होते, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है बेटा? जल का वहन करता है, और फ्लोएम जो है भोजन का वहन करता है। बस इतना ही जान लो, जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम भोजन का वहन करता है। लेकिन यह जानो कि जाइलम क्या है ना, वो वन वे होता है। एक बार जल को लिया और ऊपर चला गया, ऊपर से कुछ भी नीचे नहीं आता। जाइलम में कुछ भी नीचे नहीं आता। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है कि पत्ती में भोजन बना, पत्ती में, अब पत्ती से भोजन ऊपर भी जाता है और पत्ती से भोजन नीचे भी जाता है। यानी फ्लोएम के द्वारा ऊपर नीचे द्विदिशीय गति होती है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। लेकिन जाइलम में एक दिशीय गति होती है, ये सब कुछ ऊपर ले जाता है, नीचे कुछ भी नहीं लाता। लेकिन फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। अच्छा, फ्लोएम भोजन का वहन किस रूप में करता है, यह भी याद रखना। फ्लोएम भोजन का जो वहन करता है वो सुक्रोज के रूप में करता है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में किया करता है। यह वर्ड भी याद रखना, सुक्रोज, सुक्रोज के रूप में भोजन का वहन करता है। क्लियर है यहां तक? और बेटा जब क्लास खत्म होगी ना, तो सभी बच्चों को एक काम करना है। वो काम यह है कि आप सभी को एक कमेंट करके जाना है। और वो क्या कमेंट है? यूपी बोर्ड वाले राज भैया। एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा हूं, क्या दे दूं? एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क दूंगा। पहले होमवर्क में यह है बेटा आपका, होमवर्क में आपको यह बताना है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। यह आपका होमवर्क है, इसको कमेंट करना है। और क्लास कैसी लगी है यह जरूर कमेंट करना कि यूपी बोर्ड वाले राज भैया, यूपी बोर्ड वाले राज भैया, ये कमेंट सेक्शन में जरूर होना चाहिए कि हाँ मुझे लगे कि इतनी देर से जो बच्चे ने 297 बच्चे, 299 बच्चे जिन्होंने क्लास देखी, जितने ने बच्चों ने क्लास अभी तक पूरी देखी, चाहे बाद में जो देख रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर जाएंगे। और जिन बच्चों ने क्लास लाइक नहीं की, एक बार लाइक कर दो, दोस्त यार को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी मजा आ जाए। तो प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। बेटा मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मैं ही नहीं सारे टीचर्स करते हैं। बस आपको काम क्या है? क्लास को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। यूपी बोर्ड वाले राज भैया।